चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रश्न आए थे और उसमें क्या आंसर होना चाहिए। एक संभावित क्वेश्चन आंसर 71st बीपीएससी मेंस के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा सर है कि सर हाँ ये सर बस एक एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट सर। हाँ जो ये जो आपने टेपा वाला जो बोला था, तो उसमें दोनों लिखना है, क्योंकि लास्ट लास्ट लाइन में इंडिया ईयू भी पूछा है। फर्स्ट पार्ट में टेपा है, दूसरे पार्ट में इंडिया ईयू भी है। हाँ, तो मेरा कहना आप ये प्लीज है इसको कि देखें आप एक बार जरा। हाँ मैंने देखा है, तो ये पूरा का पूरा अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ ही सिर्फ लिख देंगे तो टेपा का क्या नहीं होगा। सर, हमने तो ये सर हमने सर दोनों लिखा है। नहीं, एफटीए आपने भी लिखा आपने है, टेपा भी लिख दिया। आपने अच्छा किया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका यस सर। चर्चा तक नहीं कर पाया है, सिर्फ और सिर्फ नहीं नहीं, यूरोपियन यूनियन टेपा के तो साथ से लिख डालना ही दिया। था। नॉर्वे हुआ था, स्विट्जरलैंड हुआ था, वो तो डालना हाँ, नहीं था। ठीक है सर। यस सर। चलिए म्यूट कर लेंगे। तो एक एक करके देखते हैं, बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे इसको कि जो डब्ल्यूएचओ ने क्या कंसर्न जाहिर किए हैं इसके ऊपर, जो ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो आप जानते हैं कि ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था कि एक गाम्बिया देश है और एक उज्बेकिस्तान में, दो जगहों से भारत से कफ सिरप यहाँ से निर्यात किया गया था और दोनों जगहों पे जो है कि बहुत सारे बच्चों का दुखद मृत्यु हो गया था कफ सिरप को पीने से, भारत का कफ सिरप पीने से। इससे जो है कि भारत के इमेज पे काफी डेंट लगा था। आप जानते हैं कि इंडिया जो है कि वर्ल्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। जो 20% जेनरिक दवा होता है वर्ल्ड का, ये पूरा का पूरा जो है कि इंडिया ही इसको प्रोड्यूस करके वर्ल्ड में देता है। आप जानते हैं कि अमेरिका के द्वारा लगाए गए सारे सेंक्शंस के बावजूद भी जो जेनरिक दवा भारत से जाती है, सस्ती जेनरिक दवाएं, उसे जो है कि उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, उस पर किसी भी तरीके का टैरिफ वगैरह नहीं लगाया गया था। तो चिंताएं क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या कहना चाहता है, ये तो जनरल बातें हो गई। तो डब्ल्यूएचओ का कहना यह है कि जो भारत के मेडिसिन रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि दो रेगुलेटर हैं, वो विखंडित तरीके से हैं, एक सेंट्रलाइज को व्यवस्था नहीं है। तो रेगुलेटर कौन कौन है, एक सीडीएससीओ है और एक क्या है एसडीआरए है। सीडीएसओ क्या हुआ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, और एक जो स्टेट ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी है। ये दोनों मिलकर जो है कि इसको रेगुलेट करता है। और आप जानते हैं कि जब दो रेगुलेटर हो जाता है तो फिर जो है कि रेगुलेशन ठीक से होता नहीं है। कुछ रेगुलेशन सेंट्रल के द्वारा, कुछ रेगुलेशन स्टेट के द्वारा। रॉ मटेरियल को लेकर के बहुत दिक्कत है। एक तो जो एपीओ होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनेंट्स, जो आता है इसका, वो चीन से ही आता है। दूसरा क्या है कि इसमें रॉ मटेरियल में तीन नाम है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। एक डाई इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल डीईजी जिसे बोलते हैं। एक डाई इथाइलिन ग्लाइकोल है और एक ईजी है जिसको कि आप इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं, और एक प्रोपेन ग्लाइकोल है। ये तीनों स्टैंडर्ड नहीं है ड्रग, लेकिन इसको जो है कि डायरेक्टली यूज कर दिया जा रहा है। यही सबसे बड़ा कंसर्न था। गाम्बिया में जो भेजा गया था ड्रग्स, वहां पे भी उज्बेकिस्तान में जो भेजा गया था वहां पे भी। तो ये डीईजी और ईजी, ये दोनों का कंसर्न काफी रहा। उसके बाद जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है मेडिसिन का, वो इंडिया में उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसका कारण क्या है, तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में काफी सारा ये है दवाई बनाने का कारखाना हमारे यहाँ पे है, और वो कोई बहुत बड़ा बड़ा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है कि टाटा का, रिलायंस का, इस तरीके से किसी का नहीं है। वो छोटे छोटे एमएसएमई हैं, और एमएसएमई के पास अपना जो है कि कैपिटल का इशू हमेशा से रहा है। वो स्टैंडर्ड जो प्रोसेस होता है फॉलो करने का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है कि कंसर्न रहता है डब्ल्यूटीओ को कि सॉरी डब्ल्यूएचओ को, कि आप गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है उसको आप लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो है कि एक कंसर्न ये भी है कि वीक पोस्ट मार्केटिंग जो निगरानी होती है वो नहीं कर सकते। जैसे आपने मार्केटिंग कर लिया, आपने दवा को भेज तो दिया, लेकिन अगर कहीं पे का दवा का निरीक्षण ठीक से नहीं हो पाया, या फिर जो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अगर किसी देश में गया, वहां पे जांच हुआ, वहां पे अगर कहीं पे पकड़ में आ जा रहा है ये ड्रग, तो घटिया दवाओं को वापस बुलाने के लिए जो सक्रिय तंत्र होना चाहिए वो है नहीं। अब गाम्बिया में क्या किया आपने, वहां से क्या सारे कप सिरप को आपने विड्रॉ किया, या वो सब कप सिरप जो और सारे देशों में गया था क्या उसको आपने विड्रॉ किया, तो नहीं, ठीक से विड्रॉ नहीं कर पाया, या जो एक्टिवली विड्रॉवल होना चाहिए मेडिसिन का वो हो नहीं पाया है। तो सरकार को क्या चाहिए कि एक अच्छा प्रयोगशाला, जो पैमाना वाला प्रयोगशाला हो, लेबोरेटरी हो, उसको एस्टेब्लिश किया जाए। उसके बाद जो गुड कंट्रोलर्स होते हैं उसको लगाया जाए, गुड प्रैक्टिसेस बताए जाए सारे मैन्युफैक्चरर को कि आपको ये प्रैक्टिसेस फॉलो करने हैं। और एमएसएमई सेक्टर होने के कारण जो हिमाचल वगैरह में दवाई का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, वहाँ जो दिक्कत क्या हो रहा है कि छोटे छोटे उद्योग हैं उसमें जो करप्शन कई बार हो जाते हैं, ड्रग रेगुलेटर वगैरह ठीक से नहीं जा पाते हैं, जो ड्रग ऑफिसर्स हैं उसको ठीक से चेक नहीं करते हैं, उसकी नियंत्रण और निगरानी बढ़ाई जाए। तो ये सब समस्याएं जो है कि डब्ल्यूटीओ का जो कंसर्न है उसको दूर किया जाए। और जो ये दवाई था डीईजी चाहे ईजी,
इन सबको ध्यान रखा जाए कि जो प्रतिबंधित है, बैन है सब्सटेंसेस, उसका किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल में यूज़ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको लिखना था इस आंसर में। अगर आपने इसको लिखा है इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिख पाया है तो इस तरीके से इसका जो है कि एक छोटा-सा आंसर हो सकता था। उसके बाद आते हैं आदि कर्मयोगी जनजातीय ग्राम दृष्टि 2030 की घोषणा पत्र पे जो हुआ है, क्या बात हुआ है इसको देखते हैं। कितने लोगों ने लिखा था ये डब्ल्यूटीओ को इस तरीके से, नाम वगैरह डाल करके? हैं कोई? नहीं? पढ़ें आगे? सर डीईजी डाइथिलाइन ग्लाइकोल तो एक बस यूज किया रहा था टर्म, बट गुड अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ये सब तो नहीं कर पाया। कोई बात सिंपली सर ये सब लिख दिया कि सप्लाई चेन में इश्यूज है और अच्छा, अच्छा। कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं हो पाती, यही सब सर कुछ कुछ अजीब अजीब। हाँ, एक्चुअली क्या है कि रैंडम इस तरीके का सवाल आ जाता है तो थोड़ा बनाना तो मुश्किल होता हाँ है। ये मानते हैं इस बातों को। ओके, चलिए बढ़ते हैं, जनजातीय ग्राम वाला देख लेते हैं। देखिए, जनजातीय आदि कर्मयोगी अभियान जो चलाया गया था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं कि ये जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आप जानते हैं आदि 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 कर्मयोगी अभियान के बारे में। ये क्या था कि जनजातीय ग्राम विज़न 2030 लाया गया था इसमें कि यही है जनजातीय ग्राम दृष्टि 2030 की घोषणा की गई थी। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो ट्राइबल पीपल हैं, उसको मेन स्ट्रीम से में लाने के लिए और उसको जो है कि एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको किस तरीके से काम किया जाए, तो उसमें 1 लाख गाँवों को से जो है कि 1 लाख गाँव ध्यान रखेंगे कि 1 लाख विलेज से 20 लाख जो है परिवर्तनकारी नेता को जन्म देना है, मतलब उसको ट्रेन करना है, इस तरीके से बनाना है। तो 1 लाख विलेज हो गया और वहाँ से 20 लाख जो लीडर्स हैं, उसको किसी तरीके से प्रमोट किया जाए। उसके लिए जो है कि तो उससे क्या होगा कि जो प्रशासनिक है और जनता के बीच में अंतर है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से चाहे एसडीएम से किसी से भी डायरेक्ट संवाद करते हैं, कोई समस्या किसी तरीके की नहीं। आप प्रशासन को अच्छे से जानते, बूझते, समझते हैं। लेकिन जनजातियों में क्या होता है कि उसका अपना ही एक प्रशासनिक सिस्टम होता है। कई जगह तो ये देखा गया है कि जनजातियों का अपना बैंक तक है। उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या यूको बैंक से, कैनरा बैंक से कोई लेना-देना नहीं है किसी तरीके से का। उसका अपना साहूकार वाला बैंकिंग सिस्टम चलते रहता है। तो उन सब चीज़ों के कारण क्या होता है ना कि उनका जो भी केस मुकदमा कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसका अपना ही ग्रुप है, अपना ही पूरा ग्राम सभा की उसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। तो उसमें कुछ तो गुड प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जो कि अब नहीं होना चाहिए। जैसे बैंकिंग साहूकार जो है कि उससे 5% 6% सूद माँगे या 10% का इंटरेस्ट रेट लेकर के दे, वो भी क्या कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, तो दिक्कत तो है ही। तो जो प्रशासनिक अंतर रह गया है, जो प्रशासनिक योजनाएँ उसके तक पहुँचती है, उसका कोई लीडर नहीं है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो 20 लाख रिप्रेजेंटेटिव तैयार करना 1 लाख गाँवों से, 1 लाख जनजातीय गाँवों से, ताकि प्रशासन और जनता के बीच के अंतर को कम किया जा सके। ग्राम सभा का सशक्तिकरण करना बहुत ज़रूरी है। जब आप जानते हैं कि जो पेसा एक्ट के तहत सारे लोग हैं, जुड़े हुए हैं, वो 1996 का जो पेसा एक्ट है, उसके तहत ग्राम सभा का ही गठन होता है और ग्राम सभा ही फैसला लेती है। जो विलेज एक्शन प्लान बनता है, उसके गाँव में कहाँ पे क्या लगेगा, हाट बाज़ार लगेगा या फिर रोड बनेगा, तो वो पूरा का पूरा फैसला लेना, माइनिंग होगा कि नहीं होगा किसी मिनरल्स का, वो सारा वही लोग करते हैं। तो इसको जो है कि मजबूत करना, तो ग्राम सभा को मजबूत करने की बात एक की गई है, जो विलेज एक्शन प्लान होता है, जिसको कि वीएपी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 1 लाख आदि सेवा केंद्र। तो आप जानते हैं कि ऐसे ही मोदी जी अच्छा-अच्छा नाम रखते रहते हैं। तो 1 लाख आदि सेवा केंद्र खोलने की बात वहाँ पे की गई है। ये आदि सेवा केंद्र क्या होगा? तो सेवा केंद्र हम लोगों के इधर भी चलता है, हम लोग जो सामान्य इलाके में रहते हैं उसमें भी। तो ये क्या है कि जैसे छोटा-छोटा फॉर्म वगैरह भरते हैं, जो सेवा केंद्र आपने देखा होगा जहाँ पे कि सारा चीज़ ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं छोटा कंप्यूटर्स कैफ़े वाला उसके यहाँ उसी को बोला जाता है। ये आदि सेवा केंद्र जो होगा वो होगा सिंगल विंडो पब्लिक सर्विस देने वाली एक व्यवस्था होगी। तो ये पब्लिक सर्विस के लिए खोला जाएगा। तो इसको ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से 1 लाख आदि सेवा केंद्र जब खोले जाएँगे, तो आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 2030 तक प्रशासन और जनता के बीच में अंतर कम होगा। प्रशासन और जनता के बीच में अंतर कम होगा, तो जो योजनाएँ हैं केंद्र सरकार की, वो जनजातियों तक अच्छे से पहुँचे और जनजातियों को अंतिम स्तर तक लाभ मिलने का काम हो। तो ये इसमें बाकायदे बात की गई है जनजातीय ग्राम योजना वाले में। बात है कि ऑनलाइन गेमिंग में क्या हुआ? तो आप देखते हैं कि इसी ऑनलाइन गेमिंग का जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल्स 2025 है, ये आगे 72 बीपीएससी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी फिर 5-7 दिन पहले इस पे आर्टिकल आया हुआ था।
तो आप जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग जो संवर्धन रेगुलेशन एक्ट लाया गया था, इसमें क्या हुआ था? रेगुलेशन में क्या किया गया था? स्पोर्ट्स को 2-3 कैटेगरी में बाँट दिया गया है। एक तो आपको ई स्पोर्ट्स है, एक सोशल गेम है और एक रियल मनी गेम है। इसमें से किसको-किसको परमिशन है, किसको परमिशन नहीं है, बताइए थोड़ा? 3 कैटेगरी में बाँटा है ना? सोशल गेम्स, पहला, दूसरा, तीसरा। किसको परमिशन है, किसको परमिशन नहीं है? बताएँगे कोई? नहीं पता है किन्हीं को? देखिए, ई स्पोर्ट्स को परमिशन है, सोशल गेम्स को परमिशन है, लेकिन जो रियल मनी गेम्स था, इसको कोई परमिशन नहीं दिया गया है। इसको पूरी तरीके से बैन किया गया है। जो रम्मी सर्कल वगैरह होता था और वो एमपीएल वगैरह कौन-कौन था जिसमें कि सारा दिन भर बैठ के लोग आईपीएल में सट्टा ही लगाते रहते थे, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए इस बार जो आईपीएल चला है, उसका बहुत चार्म लोगों के बीच में नहीं रहा है। तो ये रियल मनी गेम जो था, इसमें 2 बताया गया है कि गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ स्किल जो है वो ई स्पोर्ट के तहत रहेगा। गेम ऑफ स्किल क्या होता है? जैसे कि आप ऑनलाइन मान लीजिए कि चेस खेल लेते हैं, तो वो गेम ऑफ स्किल है। अब जैसे कि ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, तो वो क्या है? सोशल गेम है, उसमें स्किल वगैरह का उतना कुछ है नहीं। तो वो सोशल गेम्स के कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन अगर सट्टा लगा देते हैं कि विराट कोहली चौका मारेगा कि नहीं या रोहित शर्मा छक्का मारेगा कि नहीं, तो वो रियल मनी गेम हो जाता है, रमी सर्कल वगैरह। तो उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है कि वहाँ पे आप पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो रियल मनी गेम को क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है। तो अब क्या है कि इस कि स्किल बेस्ड डिजिटल डिजिटल इकोनॉमी बनाने की बात की गई है, ई स्पोर्ट्स को मान्यता दिया गया है। डिजिटल एथलीट को शारीरिक खेल खेलने वाले जो प्रोफेशनल्स होते थे, आप इस समझ बात को समझिए कि डिजिटल एथलीट्स भी पैदा किए जाएँगे। जिस तरीके से फिजिकल स्पोर्ट्स के हमारे एथलीट्स होते हैं, उसी तरीके से डिजिटल एथलीट्स को भी मान्यता दिया गया है। ई स्पोर्ट ट्रेनिंग अकेडमी खोलने की बात की गई है, ई स्पोर्ट रिसर्च सेंटर खोलने की बात की गई है। स्वदेशी गेम को जो है कि स्वदेशी गेम डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भी बात की गई है। बाकायदे उसको फाइनेंस देने की भी बात की गई है कि जो इंडिया में ही बैठ के गेम डेवलपर करते हैं, जो कोडर सब रहते हैं, उसको रियल में मनी गेम को पूरी तरीके से बैन किया गया है। उसका जो सरोगेट एडवर्टाइज़मेंट होता था, उसको भी बैन किया गया है। सरोगेट एडवर्टाइज़मेंट का मतलब क्या? कि बिमल गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, तो बिमल गुटखा का प्रचार नहीं होता, होता किसका है? बिमल इलायची का प्रचार होता है। लेकिन है क्या वो? बिमल गुटखा को ही ब दर्शाता है। जैसे किंगफिशर था एक समय में, तो किंगफिशर वो बियर भी आता था। लेकिन किंगफिशर वगैरह का चलते रहता था एडवर्टाइज़मेंट, तो सरोगेट एडवर्टाइज़मेंट को भी बैन किया गया है। और ये इसमें इतने कड़े-कड़े धारा लगाए गए हैं, नल बेलेबल गैर जमानती 3 साल तक का जेल हो सकता है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साइबर शोषण को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सरकार ने इसमें जो है कि बात की थी। तो ये आपका क्या था? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसमें जो ई स्पोर्ट्स है, ऑनलाइन सोशल गेम्स को कैसे बढ़ावा देता है और युवा समाज की धोखाधड़ी को किस तरीके से कम करता है, सामाजिक बुराइयों को कैसे सुरक्षित कर सकता है, ये सारा जो है कि इतना तो पहले पूछना नहीं चाहिए था 8 नंबर में, लेकिन इतना लाइन इन्होंने पूछ लिया है। तो इस तरीके से एक ऑनलाइन गेमिंग वाले को लिखने की आवश्यकता थी। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को टच किया था? बताइए। अगला क्या था आपका? अप्रवासन विरोधी जो बयानबाजी हुआ है। तो आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ का उभार पूरी तरीके से आया है। तो वो अप्रवासन विरोधी बयानबाजी करता ही है कि उसके देश में कोई इमिग्रेंट वगैरह ना रहे। बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। आप जानते हैं कि जो स्वदेशी लहर आया है जिसको कि नेटिव वेव बोला जाता है, आर्थिक चिंता जताई है, सांस्कृतिक चिंता भी जताई गई है। जर्मनी, फ्रांस और में नेशनल रैली वगैरह हुआ है। ब्रिटेन में तो दंगे ही हुए हैं इस चीज़ को लेकर के, अप्रवासन को लेकर के। ये पूरा बयानबाज़ी चला है, प्रतिक्रिया हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है। पश्चिमी लोकतंत्र में पश्चिमी एशिया के भागों में पूरी तरीके से जो है कि बढ़ती नकारात्मकता का उल्लेख किया गया है। यूएसए में आप जानते हैं कि ट्रम्प का पूरा प्रवासन का नीति ही ये चला, उसका तो इलेक्शन भी इस बात पे लड़ा गया था। यूरोपियन यूनियन में भी सारे सीमाओं को जो है कि कड़ा किया गया। पहले इमिग्रेंट्स को लेकर के यूरोपियन यूनियन काफ़ी जो है कि लिबरल रहता था, लेकिन अब उसके सीमाओं को जो है कि बहुत कड़ा कर दिया गया है। उसके बाद वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरोप की ही बात नहीं कर रहे हैं, जो मलेशिया है, जहाँ से कि पाम ऑयल में खेती होती है, बहुत सारे लोग भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह से जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो भी विदाउट डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं। उसके बाद इंडोनेशिया की बात करें, तो वहाँ पे भी जो रोहिंग्या शरणार्थी नाव के माध्यम से वहाँ गए थे। एक्चुअली इंडोनेशिया क्या है ना कि वो प्रवासियों का वेलकम करता था पहले, लेकिन अभी इतनी स्थिति खराब हो गई है, खास करके ये रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण, जो म्यांमार में संकट हुआ है, तो वहाँ भी स्थानीय जनताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया है।
सोशल मीडिया पे तो आप देखते हैं कि पूरा यूरोप वगैरह में छाया रहता है कि किस तरीके से इमिग्रेंट विरोधी बयानबाजी वगैरह किया जाता है। तो वो चीज़ तो इथनो नेशनलिज्म जो है कि हर जगह बढ़ा है, राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी के बढ़ने के कारण, और उसका स्थिति ये हुआ है कि अप्रवासन विरोधी बयानबाजी हर देशों में देखा जा रहा है। तो आप सब देशों का लिख सकते थे, जर्मनी हो गया, फ्रांस में तो बड़ी-बड़ी नेशनल रैलीज़ निकाले गए थे। ब्रिटेन में सर दंगा इसमें हुआ था। मालदीव जुड़ सकता था। जोड़ने का जोड़ सकते थे, लेकिन पश्चिमी देशों के बारे में ज़्यादा जो है कि बोला है कि विशेषकर पश्चिमी लोकतंत्र से लेकर एशिया के भागों तक, हाँ, मालदीव भी जोड़ सकते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र और एशिया के भागों में, तो एशिया में मालदीव आप ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, इंडोनेशिया ले लीजिए, उधर फिर जो है कि वेस्टर्न सेक्टर में जो है कि आप यूरोपियन यूनियन वगैरह को, यूरोप के सारे देश उनको ले सकते हैं, उसके बाद यूएसए को ले सकते हैं। तो इन सब सारे देशों में जो भी हुए थे उसको आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या था आपका? अफ़गानिस्तान का विदेश मंत्री को लेकर के। तो कौन थे विदेश मंत्री? नाम जानते हैं अफ़गानिस्तान में अभी कौन है विदेश मंत्री जो आए हुए थे? ये 72 बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, नाम तो पूछा ही जा सकता है। एक बार आया था बीपीएससी में। किसी को नाम पता नहीं है? अफ़गानिस्तान में विदेश मंत्री कौन है? वो आए थे भारत के अक्टूबर 2025 में। आई फॉरगॉट द नेम सर, आई फॉरगॉट द नेम, याद था। ओके, 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 ओके। अमीर खान मुफ्ती उनका नाम था। वो तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, यस सर, अफ़गानिस्तान के तो यस विदेश सर। मंत्री नहीं है। तो अमीर खान मुफ्ती उनका नाम है। बहुत विवाद हुआ था। पता होगा कि आप उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को परमिशन नहीं दिया था। उसके बाद तो भारत में पूरा विवाद ही होना स्टार्ट हो गया था कि क्यों आप परमिशन नहीं देंगे? तो फिर उन्होंने बोला ऐसा तो हमने कहा ही नहीं है कि हम महिला पत्रकारों को नहीं देंगे। फिर अगले दिन तो महिला पत्रकारों के साथ बैठ के उन्होंने बाकायदे पूरा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस ही किया था। तो अच्छी बात है, कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मोदी जी तो नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सत्ता है 15 अगस्त 2021 को ही तालिबान ने अमेरिका से सत्ता हैंडओवर कर लिया था, अपने सत्ता पे कब्ज़ा जमा लिया था। और अक्टूबर 2025 में जो तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुफ्ती साहब हैं, वो भारत के दौरे पे आए हुए थे। वो उनका दौरा जो है इस तरीके से इम्पोर्टेंट था कि डिप्लोमेटिक नॉर्मल्सी को लेकर के उन्होंने काफ़ी चर्चा किया था कि राजनयिक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए। जो राजनयिक व्यवस्था पूरी तरीके से उखड़ गई थी। आप जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में भारत का दूतावास था, वहाँ से सारे डिप्लोमेट्स को इंडिया ने जो है कि वापस बुला लिए थे। वो ऑपरेशनल नहीं था। उसके बाद जो है कि अफ़गानिस्तान का भी जो भारत में दूतावास था, वो भी पूरी तरीके से डोरमेंट अवस्था में था। हाँ, लेकिन यहाँ से किसी लोगों को भगाया नहीं गया था। इस चीज़ को जान लीजिए। तो वो जब आए तो उन्होंने डिप्लोमेटिक नॉर्मल्सी लाया गया, और अफ़गानिस्तानी दूतावास जो भारत में है, उसे, चूँकि भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने कि अफ़गानिस्तान को देश के रूप में जो है कि मान्यता तालिबान आने के बाद नहीं दिया है। अभी हाल में उसे मान्यता रूस के द्वारा दिया गया है। ये करंट अफ़ेयर आपका 2 दिन का पहले का है कि रूस ने जो है कि अफ़गानिस्तान को नहीं, तालिबान को जो है कि मान्यता पूरे तरीके से एक देश के रूप में दे दिया है। भारत ने तो दिया नहीं है, तो जब मान्यता आप दे नहीं रहे हैं, तो कैसे आप डिप्लोमेसी खोलेंगे? दूतावास कैसे खोलेंगे? तो उन्होंने क्या बोला, एक टर्म दिया था जो काफ़ी चर्चा में था उस समय, चार्ज डी अफेयर्स। ये आपने सुना होगा अगर लंबे समय से करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हैं तो। तो उस अफ़गानी दूतावास जो भारत में था, उसको चार्ज डी अफेयर्स को नियुक्त किया गया था, डायरेक्ट डिप्लोमेट को नहीं करके। चार्ज डी अफेयर्स का उसका एक नाम दे दिया गया था, टेक्निकल वर्ड था। तो सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जो बातें होती है, चूँकि अफ़गानिस्तान की धरती का प्रयोग किसी भी तरीके से भारत विरोधी उग्रवादी समूह के रूप में, शरणस्थली के रूप में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का भारत को बहुत ध्यान रहता है। चूँकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएँ करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएँ करके फिर अफ़गानिस्तान चला जाते हैं। तो उस चीज़ वैसे किसी भी कंडीशन में भारत विरोधी जो है कि उग्रवादी समूह के लिए अफ़गानिस्तान की धरती का यूज़ नहीं होना चाहिए। इस बात पे जो है कि भारत ने काफ़ी जोर दिया था। भू-राजनीतिक संतुलन भी बनाया था कि चूँकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान को तो नहीं, लेकिन चीन का जो है कि अफ़गानिस्तान पे काफ़ी प्रभाव देखा गया था। तो उसके बढ़ते प्रभाव को जो है कि सीमित करने के लिए भारत ने फिर क्या किया था कि अपना भी एक वहाँ पे मिशन जाए और अच्छे से जो है कि उनसे बातचीत हो सके तालिबान के साथ तात्कालिक रूप से। तो एक तरफ तो मान्यता भी नहीं देना है, दूसरा है कि तालिबान से बात भी करना है। तो चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अफ़गानिस्तान में जो है कि इन्होंने दिखाया था। और जब भारत के विदेश मंत्री से पूछा गया था कि आप क्या तालिबान के साथ कूटनीति स्टार्ट कर दिए? तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हम मानवीय कूटनीति कर रहे हैं। कि जो बातें होनी चाहिए वो ज़मीनी स्तर पर सद्भावना बढ़ाने के लिए, अफ़गानिस्तान के लोगों को हेल्प करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मानवीय कूटनीति का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये सब अभी जब इंटरव्यू होगा ना, तो यही सब टर्म आपको यूज़ करना होता है, जो कि लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। एक हमने क्या बताया, चार्ज डी अफेयर्स, तो आप नहीं बोलेंगे कि वहाँ के डिप्लोमेट हमारे यहाँ हैं। वहाँ से जो चार्ज डी अफेयर्स मिशंस के लोग हैं, वो बोलना है आपको। मानवीय कूटनीति, इस तरीके के शब्दों का जो है कि प्रयोग करना होता है इंटरव्यू में।
तो इन सब चीजों का जो है कि प्रयोग किया जाएगा। जमीनी स्तर पर किस तरीके से सद्भावना बढ़ाने की बात की गई है। उसके बाद जानते हैं कि बजटीय प्रतिबद्धता भी दी गई है। 2026-27 में उसको दिया गया है 150 करोड़ रुपया भारत के तरफ से अफगानिस्तान को दिया गया है और 27% डायरेक्ट इंक्रीज है पिछले साल के बजट से। आप समझते हैं कि 27% बजटरी एलोकेशन को इंक्रीज कर देना एक साल में, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो ये अब अफगानिस्तान के लिए 27% इंक्रीज किया गया है। उसके बाद आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे जो है कि भारत हमेशा से अफगानिस्तान को देखता है। अफगानिस्तान में भारत के लोगों का काफ़ी रिस्पेक्ट है। कभी आप देखे होइएगा यूट्यूब वगैरह पे, अगर कोई भारतीय वहाँ पे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह जो ब्लॉग बनाने वाले मिल जाते हैं, उसका कितना रिस्पेक्ट वहाँ पे किया जाता है। तो चूँकि आप जानते हैं कि अप्रैल 2026 में ही विनाशकारी बाढ़ और भूकंप जो है कि अफगानिस्तान में आया था और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे भारत ने जो है कि आपातकालीन राहत व्यवस्था वहाँ पे पहुँचाई थी। डिप्लोमेसिक में जो है कि डिप्लोमेसी पे जब बात होने लगी, यूरोपियन देशों ने कहने लगा कि भारत तो अब जो है कि अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम जियोपॉलिटिक नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रियल पॉलिटिक कर रहे हैं। रियल पॉलिटिक एक शब्द उसमें काफ़ी चर्चा में रहा था। ये सब शब्द अब आपको इंटरव्यू के लिए एक-एक करके संरक्षित करके रखना होगा और इसी सब तरीके के शब्दों का जो है कि आप इंटरव्यू में प्रयोग करेंगे। रियल पॉलिटिक का मतलब होता है व्यावहारिक राजनीति। चीन उससे बात कर रहा है, पाकिस्तान उससे बात कर रहा है, रसिया उसको मान्यता दे दिया है। हम अगर बात नहीं करेंगे, अफ़गानिस्तान की धरती का कल का उपयोग, अगर उसके धरती का उपयोग भारत के खिलाफ आतंकवाद में होने लगे, तो किस तरीके से भारत फिर सर्वाइव करेगा? तो हमारे जो अफ़गानिस्तान के साथ अब जो अच्छे संबंध पहले से रहे हैं, भारत का जो अफ़गानिस्तान में निवेश है, उसका तो कम से कम रक्षा हो, अफ़गानिस्तान के लोगों का मानवीय मूल्य तौर पे सहायता तो कर सकें। भारत अफ़गानिस्तान का जो ब्रदरहुडनेस है, वो हमेशा बना रहे। क्यों हमारे पड़ोसी के साथ हमारा संबंध खराब हो? हम उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम रियल पॉलिटिक उसके साथ कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो है कि कुछ इस तरीके से आपको लिखना था। तो अगर आप इस तरीके से लिखते तो काफ़ी बेहतर मार्क्स मिल सकता था। अब बताइए कि आपने कैसा लिखा है? क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी पहले से चर्चाओं में था। किन लोगों ने इसे लिखा है? सर इसमें तो इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम हाँ। बचा नहीं था, तो इसमें लिखा मैंने सबसे पहले कि सलमा डैम इंडिया ने बनाया था उनके लिए, फिर चाइना को कासी पैक को काउंटर करने के लिए है, फिर हमारा इस रीजन में एक एज ए फ्रेंड है वो। ऐसे बस 3-4 पॉइंट ही बस लिख पाए थे इसमें। कोई बात नहीं है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जो अटल भवन है हाँ उसका संसद का नाम, वो भी इंडिया के द्वारा बनाया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी जो है कि इंडिया ने उससे सहयोग किया है पहले भी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से। उसका जो बेलाराम हाईवे है हाँ जमीन वाला, वो भी हाँ बनाया गया है। फिर तापी गैस पाइपलाइन का चर्चा रहा था। और एक बात जानते हैं कि तालिबान सत्ता में आने के बाद भी, और तालिबान जब अमेरिका से लड़ रहा था उस समय भी, भारत के बनाए गए किसी भी प्रोजेक्ट को तालिबान ने किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये भारत के प्रति सद्भावना, हाँ तालिबान का भारत के प्रति सद्भावना को अच्छे से दर्शाता भी है। और अच्छा संबंध रहा है हमारा हाँ। अफगानिस्तान के साथ। और एक पाकिस्तान को ये लग रहा था जब 2021 में सत्ता में वो आए थे तालिबान के लोग, तो पाकिस्तान को ये लग रहा था कि अब हम अफगानिस्तान का युद्ध जो है कि भारत के खिलाफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने दिया। इसके लिए अफगानिस्तान के लोगों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी वो कर रहे हैं। तो ये सर वो इस भी लिखा तरीके कि टू काउंटरिंग पाकिस्तान एक्सपेंशन। हाँ, गुड, गुड, आपने अच्छा लिखा है। वही सर तो 4 ही पॉइंट लिख पाए, समय था नहीं उतना, तो इसमें मार्क्स से कुछ मिलेगा 4 पॉइंट बस। मिलेगा 2 नंबर 3 नंबर तो नहीं दो। मिलेंगे कम से कम। अच्छा ठीक है सर। तो मिल जाते हैं मार्क्स। ऐसा नहीं है कि रिलेवेंस पॉइंट रहता है तो मिलता है। मैं तो 1-1 नंबर तक देखा है देते हुए कि 2-3 लाइन भी लिख पाएँ, 4 लाइन भी लिख पाएँ, लेकिन रिलेवेंस पॉइंट अगर सिर्फ पॉइंट वाइज़ ऐसे करके 3-4 पॉइंट लाइन में लिख दिए, समय नहीं रहता है कई बार, तो वो मिल जाता है, उसका मार्क्स मिलता है। आपने जितना मेहनत किया है उसको रिवार्ड दिया जाएगा। आई थिंक कि ओके सर। आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है। अच्छा अ, सर, तो सर पॉलिटी वगैरह में, जैसे साइंस में मैक्सिमम कितना मार्क्स तक स्कोर होता है? 38 में साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी में 6 पन्ना अगर लिखा हो पूरा अच्छे से कोट वगैरह के साथ तो? देखिए, अगर ओवरऑल बात करें तो 140 नंबर से 150 नंबर तक जो है कि इंग्लिश मीडियम में अगर आप हैं, तो ये हाँ एक स्टैंडर्ड मार्क्स माना जाता है जीएस2 में। ओके ठीक सर। है? सर 2 शॉट तो मेरा स्किप हो गया था, नहीं लिख पाए थे, 1 पॉइंट भी नहीं लिख पाए थे। वही गेम अच्छा, वाला और जूट वगैरह वाला, वो तो लिख ही नहीं अच्छा, पाए थे, अच्छा। समय ही नहीं बचा। जूट वाला तो क्वेश्चन आसान था, खैर समय नहीं बचा तो कोई बात सर नहीं है। उसका आंसर, सर आंसर तो सबका ही मालूम था, लेकिन लिख ही नहीं पाए। बहुत टाइम मेरा चला गया पॉलिटी में, साइंस एंड टेक में एकदम बढ़िया से इलेबोरेट करके लिखा है, समय पे नहीं, ध्यान नहीं गया।
हाँ, थोड़ा-सा ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप अच्छा लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सारे क्वेश्चन को टच करेंगे 2 नंबर में मिलेंगे, 3 नंबर में मिलेंगे, हाँ हाँ एटलीस्ट 5 नंबर तो इंक्रीज़ हो सकता था। सर। आप टोटल उधर टोटल सर 30 मार्क्स का मेरा स्किप हुआ है, दोनों जीएस 1 2 मिला करके। 30 मार्क्स का हुआ है। अगर आपने 30 अच्छा मार्क्स लिखा का था। होगा, तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है। अगर डीआई सारा सही है अच्छे से और डीआई सर ऑल करेक्ट है। डीआई मतलब सिर्फ वही जो हाँ, आपको जो मैंने बताया, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, 2 स्टेप, एक स्टेप किया था, 2 स्टेप नहीं किया था रिड्यूस, बस एक वही अरेस्ट, और सबका आंसर सही है डीआई में। आपने जूट वाले में क्या किया है? उसको छोड़ दिया है? सर छूट गया, टाइम टाइम ही नहीं था, तो उसका तो मेरे को पता ही है क्या है, लेकिन वही टोटल टोटल 4 क्वेश्चन मेरा छूटा है पूरा पेपर जीएस 1 2 मिला करके। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर इसमें क्या कुछ ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए, आई थिंक 30 मार्क्स का नहीं, छूटा है तो। नहीं, अगर हैंडराइटिंग वगैरह अच्छा होगा और आपने अच्छे से अगर दूसरे सेक्शन को किया है, तो फिर मेंस में सिलेक्शन सर हो जाता है। हैंड राइटिंग उतना अच्छा तो नहीं लिखा है, लेकिन हाँ लिख दिया है, मतलब कि ऐसा है कि वो पढ़ पढ़ करके समझ जाएंगे। हाँ, लीजेबल है ना, पढ़ने लायक अगर है हाँ तो फिर हो लेजिबल है, जाता क्योंकि है। सर 50 पन्ना लिखना वो उतना फिर अच्छे हैंड राइटिंग में उतना मैनेज नहीं हो पाता अब है। समझते हैं, क्योंकि Yes, बस और वो डायग्राम होना वगैरह भी चाहिए। बनाए हैं मैप में जहाँ भी रेलेवेंट लगा। अच्छा, जैसे अच्छा, एक क्वेश्चन जो आया था बिहार का, मिनरल पे, साउथ बिहार का, फिर इंडिया का जो हुँ, था मिनरल को कैसे किया, तो वहां पर भी एक झारखंड का मैप ड्रॉ कर दिया, मतलब पूरा इंडिया मैप में एक बिहार में ड्रॉ कर दिए, बेगूसराय का हुँ, मैप, तो उस तरह से भी लिंक करके 4 पॉइंट लगे लिख दिए। गुड। इवन तो जो सर वो जो एक इंडिया और ईयू वाला जो क्वेश्चन आया था, हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसमें सर एक वर्ल्ड मैप ही ड्रॉ कर दिया, दिखा दिया कि इंडिया का किस किस कंट्री से क्या क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है ना, यूएस के साथ, वो सब भी दिखा दिए एक्स्ट्रा में। वेरी गुड। तो अच्छा, आपने अच्छा लिखा है सर। तो ओके अब सर। देखिए, आप में जो फॉल्ट रह गया यही रह गया कि 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन छूट गए हैं। 30, तो यस सर। आपने हाँ इतना लिखा है कि आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन ओके लेने के लिए आपको अभी से इंटरव्यू पे ध्यान देना पड़ेगा और ओके सर। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करना होगा, यानी कि 95, 97 का ये मार्क्स जो होता है ना, आप अभी से हाँ टारगेट रख के चलें कि 95 के आस-पास अगर आप पहुँच जाते हैं इंटरव्यू में, मेंस अगर यस कट सर। ऑफ पे भी सिलेक्शन होगा तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओके सर, बस वही उम्मीद है, अब देखिए। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बस इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। अच्छा ठीक है मेंस सर। में जिन थैंक यू बच्चों सर। का कट ऑफ पे गया है या अच्छा नहीं गया है किसी भी तरीके से, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान हम्म, रखना है कि आपका इतना अच्छा मेंस गया हो कि आप मेंस में सेलेक्ट हो जाएँ। इंटरव्यू में अगर अभी से आप ध्यान देंगे, 5-6 महीने का हम्म, समय अभी मिलेगा, तो इस 5 हाँ महीने के आस-पास के समय में आप अगर अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हैं, तो इंटरव्यू में हाँ। फिर आपको बहुत बेहतरीन मार्क्स मिल जाएगा और अच्छा, उसके बाद और सिलेक्शन हो जाएगा। yes, सर और जो ऐसे हैं, जैसे जो फर्स्ट ऐसे जो मैंने हाँ, लिखा था, वो तो मैंने हाँ, बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग से लिखा था, मतलब कि बेस्ट जो होता है वो अच्छे से लिखा, बट फिर हाँ, फर्स्ट ऐसे ही लिखने में मेरा 1 घंटा 20 मिनट चला गया, क्योंकि मैं बहुत ओके। अच्छे से एकदम सजा सजा करके लिखा था, अच्छे अच्छे एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सब यूज कर रहा था, फिर 1 घंटा 20 मिनट चला गया, फिर अगला ऐसे को 50 मिनट्स में लिखा, फिर रेस्ट जो थर्ड वाला है उसको थोड़ा कम ही टाइम, तो उसमें हैंड राइटिंग उतना अच्छा भी नहीं गया है, बट प्रॉपर जो स्टोरी होता है, जो हाँ, मतलब वहां से स्टार्ट किया और एड्रेस तो किया, जो भी होता है ऐसे का डायमेंशन को, तो उसमें से कितना मार्क्स तक मिल सकता है अगर ऐसे में आपने इंग्लिश मीडियम? बहुत बहुत अच्छा ऐसे लिखा होगा तो आराम से 50-60 नंबर मिल जाएँगे, जैसा आप पहले ऐसे में बता रहे हैं। ये सर और पहला मतलब कि हाँ, पहले और ऐसे में अगर मैं आपने बहुत। अगर आपने 2 ऐसे भी अच्छे से लिखा है ना, तो 170 से 180 रन मार्क्स तक आ सकते हैं, जैसा आप बता रहे हैं अच्छा, कि हाँ सर, वो जो लास्ट वाला जो था बिहारी प्रोवर्ब वाला, जो एक ऐसे था, हुँ, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, तो उसमें तो सर स्टार्ट ही किए, जो वर्ल्ड कप अभी हाल में हुआ था, जैसे कि इंडिया का टीम ने बहुत अच्छा बैटिंग किया, स्कोर अबाउट बहुत किया, बट फिर भी वो बॉलिंग पे डिपेंडेंट था, तो वो बुमराह का लास्ट ओवर, सेकंड थर्ड लास्ट ओवर का वेट कर रहा था, तो फिर बुमराह ने अच्छा बॉलिंग किया, उस कारण से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत गया, तो वही सिर्फ एक के कारण से नहीं हुआ, पूरा टीम का एक एफर्ट लगा तब जाकर के वो इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया उसको। वेरी गुड, अच्छा तो प्रयास किया ये आपने। स्टार्ट, और फिर जो एक क्वेश्चन था एआई वाला, एआई एंड ह्यूमन वैल्यूज, तो सर अभी हुँ, उसमें हाल ही में एक स्पेशल ऑप्स आया था, और स्पेशल ऑप्स 1.5 हॉटस्टार पे, तो उसमें हुँ, वो उन लोगों ने स्टार्ट ही किया था एआई से, वो दिखाने के लिए कि एआई का कैसे होता है, तो मैंने उसी स्टोरी को वहां पर डाला कि अभी हाल ही में स्पेशल ऑप्स 1 सेकेंड आया है, तो उसमें ये स्टोरी दिया गया था, फिर उसको मैंने लिंक किया कि ह्यूमन वैल्यूज से, कि तो वैल्यूज क्या क्या होता है वो लिखा मैंने, फिर उसको लिंक किया, फिर क्या उससे बन सकता है, फिर 1997-98 में एक सीरियल आया करता था स्टार प्लस पे, स्मॉल वंडर, उसमें एक बच्ची हुँ, हुआ करती थी जो कि रोबो थी, तो मैंने उसका जिक्र किया कि मतलब ऐसा होता था,
तो मतलब क्या इस तरीके से जो लिखा है तो क्या मार्क्स इसमें अच्छा ठीक ठाक आएगा क्या इसमें सर? हाँ बिल्कुल, अगर आपने स्टोरी टेलिंग अच्छे से किया होगा ऐसे में, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मैंने कनेक्ट किया है, सारे जो एनेक्डोट्स जितने भी आपने लिए हैं, एक दूसरे हाँ के कनेक्टिंग एनेक्डोट्स के तरफ तरीके से अगर आपने लिख दिया होगा, बहुत बेहतरीन हाँ। मार्क्स मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं तो है। ऐसे ही लिखा है मैंने, एक एक एनेक्डोट का तीनों में मैंने एक एक दिया एनेक्डोट, और फिर मैंने एनेक्डोट को मैंने कनेक्ट किया, फिर जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें भी मैंने कनेक्ट करके लिखा। नहीं तो फिर ये अच्छे मतलब मार्क्स है। अवार्ड किए जाएंगे, कोई डाउट नहीं है और इसमें। और बीच बीच में जहां जहां लगा वो थोड़ा सा एक माइनर एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का 3-4 लाइन वाला, वो भी मैंने जैसे जो मैंने बताया आपको स्मॉल वंडर वाला, तो ऐसे ही 3-4 बस लाइन कि ऐसा भी कुछ हुआ था पहले, फिर उसको रिलेट किया अभी क्या चल रहा है उस तरीके से। तो फर्स्ट नहीं ऐसे तो मेरा बहुत ही अच्छा गया, सेकंड में थोड़ा कम टाइम दिया मैंने, और फिफ्थ में तो बिहार प्रॉब्लम में से 2 प्रॉब्लम मुझे आ रहा था, बट 2 में से मैं कौन सा लिखूं उसके लिए फिर मुझे 15 मिनट लग गया रफ वर्क करने में। नहीं, तो अगर आपने तो रफ वो वर्क किया है, इसका मतलब है कि पहले उसका स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया, उसके बाद ये लिखा है। सही सर। देखिए हाँ ऐसे को लिखने में मुश्किल से 30 से 35 से 40 मिनट लगते हैं, तो 35 से 40 मिनट लास्ट स्टेशन में भी आपके पास समय मुझे दिख रहा है, हाँ तो ठीक एग्जैक्टली है। इतना ही था सर। इतना ही लगता भी है, इससे ज्यादा समय लगता भी नहीं है, तो बहुत परेशान होने ओके की सर। बात ही नहीं है। और सर जो फर्स्ट ऐसे था टेक्नोलॉजी वाला जो था डबल ए शॉट, तो वो मैंने स्टार्ट ही किया था वो जो वर्ल्ड वार के टाइम पर, जैसे टेक के कारण बहुत अच्छा हो रहा था, यू बोट वगैरह बनाया, बट फिर उसका गलत यूज किया, फिर हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया, तो वो था अच्छा, मेरा वहां से स्टार्ट हुआ ऐसे। हाँ, तो अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी को अच्छा आपने दर्शाया भी है, और ये तो बीपीएससी का पूरा प्रचलित पहले से भी क्वेश्चन रहा था। ऐसे इस बार अच्छा। आसान था, ऐसे टफ हाँ नहीं था। सर अच्छा अच्छा था टफ बिल्कुल सर। टफ यही जो सेक्शन मैंने डिस्कस किया अभी, खास करके हम्म। ये करंट अफेयर का सेक्शन टफ था। उसके बाद फिर अगर जीएस2 में बात करें, तो एक रेलवे वाला जो क्वेश्चन दे दिया गया था, थोड़ा अनट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन था, वो पूछा नहीं जाता है, हाँ वो पूछ लिया गया था। जिन बच्चों ने साइंस टेक को अच्छे से गहराई से नहीं पढ़ के गया था, वो बच्चे साइंस टेक में परेशान हुए हैं। कुछ बच्चे जो है हाँ कि डीआई में हिंदी में, जिन बच्चों ने हिंदी में इस डीआई को इंटरप्रेट कर लिया है, उन बच्चों को हाँ। थोड़ी सी परेशानी हुई है, क्योंकि वो यस। गलती भी बच्चों का बिल्कुल नहीं है, बच्चे गलती बीपीएससी का है। इंग्लिश हिंदी में शब्दों को सही से ट्रांसलेट करवाना चाहिए, वो नहीं ट्रांसलेशन हो पाया है। अब उसके कारण अगर उसका मार्क्स कट जाता है, तो ये तो काफी दुखद बात है। तो वहाँ तो उसका लक फैक्टर हो गया ना, कि उन्होंने हिंदी में पढ़ा, उसकी क्या गलती थी। ये अलग बात है कि आपका रूल ये है कि इंग्लिश में जो पेपर होगा वो संवैधानिक तौर पे सही माना जाता है, आपका संविधान बहुत अच्छा है, सम्मान है उसका, लेकिन जो तरीका है वो तरीका तो आपने अडॉप्ट नहीं किया ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा गलत दिक्कत हुआ है। कुछ बच्चे जो है कि डीआई के क्वेश्चन में फंसे भी हैं, और उसको एक एक घंटे के आसपास लगा भी है, ऐसे भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है क्या, बताइए। जो डीआई को अच्छे से नहीं कर पाए, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि जो आगे एग्जाम देंगे, 72 में 72 डीआई का आना चाहिए, उससे कम किसी भी सूरत में नहीं आना चाहिए। डीआई को पढ़ने में एक बात का सावधानी ये बरतना है कि प्रश्न को आप एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़ लें, इंग्लिश में क्या कह रहा है वो, तब उसका आंसर करने के लिए जाएं। अगर मान लीजिए कि परसेंटेज पूछ रहा है, तो किससे परसेंटेज पूछ रहा है, ओवरऑल से पूछ रहा है कि पुरुष के जनसंख्या से परसेंटेज पूछ रहा है, महिला की जनसंख्या से परसेंटेज पूछ रहा है, या ओवरऑल जनसंख्या से परसेंटेज पूछ रहा है, या रेशियो पूछ रहा है। इन सब छोटे-छोटे टर्मों का डीआई में विशेष ध्यान रखना होता है। अगर आप इन सब छोटे-छोटे टर्मों में चूकते हैं, तो आप गलत इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन को, और एक बार अगर गलत इंटरप्रिटेशन हो गया क्वेश्चन का, उसका या तो टेबल गलत बन गया या डाटा आपने गलत यूज़ कर लिया, तो फिर पूरा का पूरा डीआई का आंसर गलत होना स्टार्ट हो जाता है। और कोई ऐसा डीआई मिल जाए जिसका कि सेंट्रल डाटा आप बनाते हैं पहले, कि वहाँ पे महिला का जनसंख्या, पुरुष का जनसंख्या लिखते हैं, उसके बाद उसका रेशियो या परसेंटेज कुछ निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं। अगर महिला पुरुष की जनसंख्या को लिखने में आप मेन डाटा में अगर आप गलती कर दिए, तो आपका 4-5 जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है डीआई में, वो सारा का सारा गलत हो सकता है कई बार। तो इन सब चीज़ों का छोटे-छोटे चीज़ जो है कि डीआई में ध्यान रखने रखने की बात होती है। जो अब टेक अवेज है कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या टेक अवेज है, तो सबसे पहला टेक अवेज है कि आपको करंट अफेयर रेगुलर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहले हम लोग वीकली वगैरह पढ़ते रहते थे, मंथली पढ़ते रहते थे, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कितने छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 72 बीपीएससी के बच्चों को भी हम आगाह कर देते हैं कि आपका भी करंट अफेयर जो है बिल्कुल ही बदलते पैटर्न पे पूछा गया है। मेरे पास सारा क्वेश्चन है, मैं अभी दिखा भी दूँगा एडीओ में जो परिवर्तन आया हुआ है, वो है कैसे आया हुआ है, साइंस में किस तरीके से जो चेंजिंग आया हुआ है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पे भी। तो आपको रेगुलर करंट अफेयर अब आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कि कहीं से भी पढ़ें, न्यूज़पेपर से पढ़ें, या कहीं से कोर्सेज़ वगैरह से पढ़ें, या जहाँ से भी पढ़ते हैं। लेकिन रेगुलरली आपको फॉलो करना ही पड़ेगा करंट अफेयर, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं बचा हुआ है। क्योंकि बीपीएससी ने इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखा है कि छोटे-छोटे प्रश्नों को पूछने का तरीका उन्होंने पकड़ लिया है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा टेक अवेज क्या है कि
जो चीजें पूछी जाती हैं कोर ऑफ द कोर, वो बहुत इधर उधर से नहीं पूछा जा रहा है। जैसे इसी में आप हिस्ट्री का प्रश्न देखेंगे, काफी आपको इजी लगेगा। मुंडा आंदोलन है, भारत परिषद अधिनियम है, या फिर बिहार में पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव है, जयप्रकाश नारायण का भारत छोड़ो आंदोलन है, या पूर्वी भारत की पाल कला, ये पूछा गया ही चीज है। और भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान, तो ये आपको लगेगा कि हाँ, ये चीजें आसान है। तो जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री आपका आज भी पूछा जा रहा है। वो पूछा कैसे जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या जो बीपीएससी का डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। आज तक आप देख लीजिए कि मधुबनी मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा चित्रकला नहीं पूछा गया बीपीएससी में। हर साल बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया है। तो वो जो डिफाइंड एरिया है, उसको पढ़ लीजिए। बस हिस्ट्री में यही है। खास बात ये रहा कि जो जीएस2 का एग्जाम हुआ, पॉलिटी का जो प्रश्न था, काफी अच्छा और बेहतरीन प्रश्न माना जाएगा उसको, एकदम वेल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। आप समझिए कि जो यूपीएससी में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस तरीके के सेम टू सेम प्रश्न जो है कि बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो वो बहुत अच्छा प्रश्न माना जाएगा। उसके बाद जो क्या कहते हैं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सवाल है, तो वो कई बार हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ के हर सेक्शन को नहीं जाते हैं, तो कई बार आपको जो है कि परेशानी हो सकती है। तो थोड़ा-सा इंडियन ज्योग्राफी को पूरा ओवरऑल सेक्शन आप पढ़ने का प्रयास करें। इकोनॉमी के कई बार प्रश्न कम बेसी होते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बैलेंस करके दिया है। और इकोनॉमी में कई बार जो है कि करंट अफेयर से चीज़ों को जोड़ के पूछा जाता है। जो जीएस2 का अल्टरनेटिव सेक्शन है, खंड 3, जिसको हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी कहते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में आपको करंट बेस्ड चीज़, और दूसरा जो इतने भी तरीके के साइंस टेक्नोलॉजी हैं, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, या फिर क्या कहते हैं, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात हो, ये सारे उसके जितने भी चैप्टर हैं, उसको किसी एक बुक से बहुत अच्छे से, या किसी क्लास के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ के उसका समझ लेकर के जाना है। साथ के साथ उसका करंट अफेयर के साथ जोड़ के जो एप्लीकेशन बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता आपको मेंस पेपर में बहुत पड़ेगी। तो इस तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको रिवार्ड हो सकते हैं। दूसरा जो एसे है, एसे अभी भी आसान आ रहा है, पिछली बार भी आसान था, और इस बार तो जो खंड 3 था, खंड 3 का जो रहता है बिहार वाला स्पेसिफिक एसे, वो एसे आप देखिए कि सब ऐसा लोकोक्ति पूछा गया जो सबको समझ में आ जाए। ऐसा पहले क्या होता था कि 4 लोकोक्ति पूछा गया, उसमें 1 ही 2 समझ में आ रहा है। इस बार तो ऐसा था कि चारों का चारों समझ सकते हैं, 3 तो पक्का ही समझ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लोकोक्ति को आसान कर दिया है बीपीएससी ने। तो ऐसा नहीं है कि आसान कर दिया है तो अगला बार टफ नहीं पूछेगा। लोकोक्ति में कम से कम 2 ढाई 300 लोकोक्ति तक आपको रटा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद ऐसे लिखने का प्रैक्टिस आपको पहले से करना पड़ेगा, अच्छे से वेल स्ट्रक्चर तरीके से फॉर्मेटिंग करने का प्रयास करना पड़ेगा। जब आप वेल स्ट्रक्चर तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं और अलग-अलग बहुत सारे डायमेंशंस को पकड़ते हैं ऐसे में, तब जाकर के ऐसे में जो है कि बहुत बेहतरीन मार्क्स आने की संभावना रहती है। और इस बार अगर मार्क्स की बात करें, तो ऐसे में 170 180 नंबर तक आराम से मिल सकता है। कुछ बच्चों को जो है कि 160 नंबर, या 160 से 180 अगर ऐसे का रेंज लेकर के चलते हैं, तो वो मिल सकता है। दूसरा जो है कि अगर कट ऑफ पे चर्चा करें थोड़ा-सा, कि क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि जीएस 1 में खास करके 160 नंबर, 165 नंबर, 155 नंबर एवरेज रहता है, लेकिन हम 150 लेकर के चल रहे हैं एवरेज। एवरेज कम लेके चलने का मेरा कारण ये है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है, खास करके ये सारा का सारा करंट अफेयर का ये प्रश्न, थोड़ा-सा जो है कि ट्रेडिशनल से हट करके है। वन लाइनर टाइप का जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं उसको पूछ लिया गया है। तो उसको देखते हुए इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स सब बच्चों के कम रहेंगे ही रहेंगे। तो जीएस 1 की अगर हम बात करें, तो 150, और उसके बाद जीएस 2 की अगर बात करते हैं, तो इसमें 130 से 140 का रेंज, इसमें 150 से 160 का रेंज दे सकते हैं आप। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एसे की अगर बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 150 से 170 तक चला ही जाता है, कोई बहुत बच्चों को तो 180 वगैरह भी आ जाता है। तो इसको अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो कितना हो गया, 430 नंबर। तो वही 430 से 450 एक रेंज मान सकते हैं कट ऑफ का, कि 430 से 450 के आसपास जो है कि, वैसे तो ये जोड़ेंगे तो आप 470 के आसपास चला जाएगा, लेकिन कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, ये हायर रेंज की तरफ ले लीजिए। तो 430 से 450 के आसपास जो है कि आपका कट ऑफ बन सकता है इस बार के मेंस के एग्जामिनेशंस का। इससे ज़्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। 430 ही इनफ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्रश्न वगैरह भी छूटे हैं। तो जिसका भी इतना मार्क्स आ रहा है, तो उससे अब यही सिंसियरली है कि अब आप 72 बीपीएससी वगैरह का जो तैयारी करेंगे, सो करेंगे ही, लेकिन इंटरव्यू का तैयारी आपको जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि तैयारी बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होता है। 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 महीना पढ़ के तैयारी नहीं होता है। इस बार भी जो 70th बीपीएससी के बच्चों ने इंटरव्यू दिया है, उसके लिए क्या परेशानी रही? हम लोगों ने पिछली बार भी इंटरव्यू का पूरा सेशन जो है कि स्टार्ट कर दिया था, इसी में 1 2 मई से स्टार्ट हो गया था पूरा कार्यक्रम।
वो 2 मई से लेकर के अभी इधर खत्म हुआ है, मतलब मार्च में, जब तक लास्ट इंटरव्यू नहीं हुआ 10 मार्च को, तब तक इंटरव्यू का प्रोग्राम चला है। बहुत सारे बच्चों को लगता था कि अभी से इंटरव्यू में क्या पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि क्या होता है कि जब समय ज्यादा रहता है तो पढ़ाने का मौका ज्यादा मिलता है। पूरा जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपका, बिहार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार का पूरा जो जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो किस तरीके से कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से विभाग है, उसमें क्या क्या कार्य है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पूरा एक जो उसे कोरिलेट करके करंट अफेयर की सारी चीजें हैं। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हॉबी है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत लोगों का खराब है, तो हर चीजों पे हम लोग काम करते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक उस पर पढ़ते रहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलेगा। आप जा करके लास्ट में जब रिजल्ट आ गया है तब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे, क्लास वगैरह तो करवाएंगे नहीं, मॉक इंटरव्यू करवा कर आपको भेज देंगे। अब आपने कुछ तैयारी ही नहीं किया, सीधा मॉक इंटरव्यू देने गए तो क्या होगा। अगर हम आपको बोलें कि अभी आप 72 बीपीएससी का कुछ तैयारी मत कीजिए, सीधा जाके टेस्ट सीरीज दीजिए, क्या लिख लेंगे। मेंस का कुछ तैयारी मत कीजिए, सीधा टेस्ट सीरीज लिख लीजिए, क्या कर लेंगे। तो इंटरव्यू का तैयारी थोड़ा सा स्टार्टिंग से करना चाहिए, और स्टार्टिंग से करने से फायदा ये होता है कि आपके दिमाग में ये पता रहता है कि हमको ये चीजें पूछी जा सकती हैं। बहुत ही रियल ग्राउंड बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं रहेगा कि ग्राउंड बेस्ड कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, जो आप डेली प्रशासनिक एक्टिविटी देखते हैं या पेपर पढ़ते हैं। तो अभी जैसे मार दिया गया है गोली भागलपुर में, अब एक कार्यपालक पदाधिकारी को, वो किस विभाग के पदाधिकारी होते हैं पता है किसी को। सुल्तानगंज गोलीकांड में जो हुआ है, किसी को आइडिया है, कोई पेपर पढ़ते हैं। सर वो बीएएस के थे शायद। यस सर, वो मैंने भी सुना न्यूज। वो एमईओ थे, म्युनिसिपल नगर एग्जीक्यूटिव एवं ऑफिसर थे। आवास विभाग के अंतर्गत सर, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये वो म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, लेवल 7 का पोस्ट है वो, उनको गोली मारा गया है। तो आपको पता रहना चाहिए, इसी नगर एवं आवास विभाग ने ही एक लिस्ट जारी किया था कि एक ही बार आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, जो पूरा मीडिया में छा गया कि नहीं अब तो पूरा बिहार सरकार में जो जॉब लेगा एक ही बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए इतने अभी कितने विभाग है पूरे बिहार में। इस ऑर्डर को सर क्वेश्चन कर दिया गया है जीएडी के द्वारा। जीएडी के द्वारा क्वेश्चन किया 40 45 है सर। 45 है। हाँ ओके। और जो अभी नया विभाग का गठन किया गया, नगर विमानन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, ये सब 3 बनने के बाद सर 48 हो गए हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए। खेल विभाग आई थिंक सबसे लेटेस्ट है। नहीं, खेल विभाग के बाद भी बनाया गया 3 विभाग ना, जो नगर विमानन विभाग, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो बनाया गया, उसके बाद फिर आप जो उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया। आप जानते हैं कि यहाँ के जो पोस्ट होते हैं उसको हम लोग मंत्रालय नहीं बोलते हैं। बिहार में जो है आपको शिक्षा विभाग दिखेगा, शिक्षा विभाग दिखेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो है कि आपको पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे। तो इन सब चीजों को लेकर के आपको पढ़ते रहना होगा, जानते रहना होगा। छोटा छोटा चीजें, जैसे अभी इनकाउंटर की पॉलिसी जो है कि बिहार में भी अपना आप देखते होंगे कि प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष रूप से अपनाया जा रहा है। कल भी एक लोगों का, एक तो इनको सुल्तानगंज वाले को तो गोली ही मार दिया गया, इसका तो डेथ ही हो गया है। और दिल्ली में एक गिग वर्कर को गोली मारा गया है सिर्फ एक बिहारी कहने के नाम पे। वहाँ बिहारी कहने के नाम पे। बिहार में जो बिहार के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बदलाव हुआ है, आज भी सम्राट चौधरी जी का बैठक हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे निर्देश दिया है थाना और अंचल को कि थाना को क्या करना होगा कि 100% अब आपको जो एफआईआर होता है उसको दर्ज करना ही होगा, आप कोताही नहीं बरत सकते हैं इसमें। दूसरा, जो भी लोग जाएंगे उससे कॉमन सिविल कबूल के तरह अच्छे से बातचीत करना है, उसके साथ व्यवहार ठीक से होना चाहिए, क्योंकि 7 निश्चय 2 में एक ये भी है ना, एक कंपोनेंट में है कि नहीं, किसी को पता ही नहीं। अरे निश्चय 2 में सॉरी 3 में भी है सर, सबका सम्मान जीवन आसान। हाँ, सबका सम्मान जीवन आसान जो बात की गई है, उसके तहत इससे पहले भी किया गया था कि ब्लॉक में 2 दिन जो है कि जनता दरबार लगाएगा, हर व्यक्ति, हर पदाधिकारी लगाएगा। तो आज बोला गया दूसरा कि जो शराब तस्करी है, चूंकि शराबबंदी 10 वर्षों से, अब तो 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे शराबबंदी के, लेकिन 10 वर्ष लागू होने के बावजूद शराबबंदी नहीं रुकी है बिहार में। तो अब क्या करना है कि शराबबंदी वाले लोगों के साथ जो है कि ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना है, उसके साथ पुलिस सख्ती से बरते, सख्ती से पेश आए, सख्ती से उसके साथ रवैया अपनाए। सख्ती से अपनाने का मतलब है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो इनकाउंटर वगैरह भी हो सकता है। तो ये जो इनकाउंटर वाली पॉलिसी बिहार के पुलिसिंग में दिख रहा है, ये कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये काफी विवादित है, और इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे। कि आप देखिए कि जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में बने थे 2005 में, उस समय क्रिमिनल कितने ज्यादा थे, उस समय कौन सा तरीका अपनाया गया था,
क्राइम को कम करने के लिए कि जो डीजीपी अभ्यानंद उस समय थे और उन्होंने किसी भी तरीके का एक गोली नहीं चलाया, एक इनकाउंटर नहीं हुआ है। पूरा का पूरा जो क्राइम का तंत्र था बिहार का उसको ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने कौन-सा प्रोसेस अपनाया और अभी जो प्रोसेस सरकार अपनाने जा रही है, ये कौन-सा प्रोसेस है, कौन-सा प्रोसेस अच्छा है, कौन-सा पुलिसिंग अच्छा है, तो इन सब चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से 2005 से आप देखे होंगे कि जितने भी रिटायर्ड सीआईएसएफ के या बीएसएफ के या फिर आर्मी के जवान थे उसको पकड़-पकड़ के उनका क्या किया गया, उसको रिक्रूट किया गया था टेम्परेरी बेसिस पे, उसका उसका कैंप लगाया गया था। कैंप लगाए जाने के बाद फिर जो है कि अलग-अलग क्षेत्रों में जितने भी छोटे-छोटे गुंडे बदमाश थे, उसको पकड़ा गया, पकड़ के जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद जो है कि पता चला कि 2005, 6, 7 में वो सारे पकड़ के गए, 2010 के आस-पास सब लोगों ने बेल लेके निकल गया। तो 2012 में फिर एक 2011-12 के आस-पास अचानक से जो है कि बिहार के क्राइम में स्पाइक देखा गया था। तो फिर पता चला कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो वही समझ में आया कि सारे लोग जो जेल में थे, वो सारे गुंडे बाहर आ गए हैं। जब सारे गुंडे बाहर आ गए हैं, तो क्या किया जाए इनका? तो फिर डीजीपी साहब ने कहा कि इसको जो है कि स्पीडी ट्रायल करवाया जाए। तो स्पीडी ट्रायल जो है कि नालंदा से स्टार्ट करवाया गया पहले और फिर पूरे बिहार में लागू करवाया गया और स्पीडी ट्रायल कर के सारे अपराधियों को जेल में बंद किया गया। जब जेल में बंद कर दिया गया, तब जाकर के बिहार जो है कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य बन गया। तब समझ में आने लगा कि गुंडा राज यहाँ से खत्म हो गया है। तो वहाँ पे एक अलग तरीका था। डीजीपी अभयानंद साहब ने बोला भी है कि हमने एक भी गोली चलाने का आदेश किसी को नहीं दिया था। बिना एक गोली चलाए सारे गुंडों को मैंने अंदर कर दिया। और अभी क्या है कि कुछ नहीं है तो गोली चला देना है। तो क्या ये तरीका सही है या वो तरीका सही है? तो इस पे काफ़ी डिबेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, यही सब पॉलिसी की बातें होती हैं, यही सब आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप किस मॉडल को सही मानते हैं। अब वहाँ पे अगर आपको डाटा वगैरह पता नहीं है, एप्रोप्रिएट क्या टर्म है, उसको यूज़ करना वो पता नहीं है, तो फिर इंटरव्यू में आपको परेशानी हो सकती है। तो यही सब सारी चीज़ें हैं कि एक अधिकारी के रूप में आपको बोलने और समझने की क्षमता होनी चाहिए। सर, आजकल तो डर भी खत्म हो गया ना, क्राइम करने के तरीके में भी बदलाव आ गया है। अब यहाँ पे विभाग के अधिकारी को ही मारा जा रहा है खुलेआम तरीके से, तो उसका पैटर्न भी तो चेंज होना चाहिए ना। एनकाउंटर पहले के समय और अब के समय में भी तो बहुत चेंजेस हो गए हैं। देखिए, जो मूल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो नहीं है। ये जो छोटे-छोटे अपराध करने वाले लोग हैं, ठीक है? और ये तो बिल्कुल ही एक व्यक्तिगत घटना के तौर पे इसको देखा जाएगा, किसी एक पदाधिकारी को गोली मार दिया गया है। आपने देखा है कोई बिहार में किसी भी पदाधिकारी को उनकी कोई हत्या हुई है? ये तो एक डीएम की हत्या हुई थी उस ज़माने में, उसके बाद ये हुँ। कितने वर्षों के बाद ये दूसरी हत्या हुई है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको सिंगल इवेंट के रूप में आप ट्रीट करेंगे। इसको आप इंटरव्यू में कभी नहीं बोल सकते हैं कि इस तरीके की पर आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ गई है जो कि यहाँ के क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारियों पे को गोली बरसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो अभी जो अपराध है, जो 2005 में अपराध था, 2005 में संगठित अपराध था पूरा तरीका से। जो करनी सेना वगैरह का इन लोगों ने गैंग बना लिया था या फिर क्या कहते हैं, ये मोकामा में कि कितने-कितने जो है कि अलग-अलग जाति के सेना है, राजपूत सेना वगैरह बन गया था। वहाँ तो वो पूरा गैंग को साफ कर दिया गया, जो परमेश्वर मुखिया हत्याकांड हुआ बाद में जाकर के, इन लोगों का तो पूरा गैंग चलता था ना। तो वो अपराध कहाँ है अब बिहार में? ये छोटे-मोटे अपराधी लोग हैं। तो आप इसमें एनकाउंटर की पॉलिसी नहीं ला करके अगर स्पीडी ट्रायल वगैरह करते हैं और थोड़ा-सा दूसरा तरीका भी अपनाते हैं, तो क्यों एनकाउंटर करना है? एनकाउंटर जस्टिफिएबल नहीं है कहीं किसी भी तरीके से नहीं है। चाहे वो बुलडोज़र जस्टिस हो या एनकाउंटर हो, ये जस्टिफाइड नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना समझना रहता है। सर, मेरा ये क्वेश्चन था हाँ, इसमें जो छठ पूजा के बारे में आया था, तो उसमें हाँ। मतलब कास्टिज़्म को ये कैसे रोकता है? ये पूछना था स्टार्टिंग में ही, कि कास्टिज़्म ये को कैसे कास्टिज़्म रोकता है? इसमें जुड़ेगा क्या? क्यों छठ देखो पूजा इतना बड़ा वास्ट सेलिब्रेशन है, यहाँ पे महिला प्रधान है और मतलब ग्रामीण उद्योगों को, तो क्या इसमें कास्टिज़्म का भी कुछ रोल आता है क्या? नहीं, बिल्कुल आपको कास्टिज़्म कहाँ दिखता है इसमें? आपने देखा है कि कोई वही छुआ-छूत हम की पूछ रहे भावना हैं कि हो? यहाँ नहीं, की जाति व्यवस्था ऐसी कुछ भी नहीं दिखती है, नहीं, तो ये भी ऐसी एक तरीके के पॉजिटिव वे आ सकता है? हाँ, हाँ, समरसता से सारे वर्गों के लोग जो है कि एक ही घाट पे तो जाते हैं मनाने के लिए, चाहे वो उच्च वर्ग के लोग हों, चाहे निम्न वर्ग के लोग हों, एक गाँव का लोग एक घाट पे जाता है और सारे लोग अच्छे से पूजा जी करते सर। हैं, किसी के साथ कोई छुआ-छूत वाला बात आपने कहीं नहीं देखा होगा कि घाट में दूरी भी नहीं हुँ, रहता है कि हमारा इस जाति का घाट यहाँ होगा। जी सर। मरने के बाद आप देखे होंगे कि यहाँ पे ये लोग जलाएगा, यहाँ पे ये लोग जलाएगा, लेकिन छठ में तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है। सर और इसमें सर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि जो सूप होता है वो प्रॉपर जो मुसहर कास्ट होते हैं उनका ही वो होता है, तो इसमें कास्ट का जो होता है कि कास्टिज्म वो होता ही नहीं है इसमें, नहीं, नहीं, क्योंकि किसी भी उनका तरीके ही से
जो हमारे छोटे कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी वर्क मिलता है, उनका भी कुटीर उद्योग का सामान उसमें जो है कि काफ़ी बिकता है, चाहे दिया हो जाए, चाहे सूप हो जाए, चाहे डाला हो जाए, ये सारा चीज़ तो यस। बिकता है। और मैम भी बताएँगे छठ पूजा के बारे में तो बहुत सारा चीज़। सर हम सब मतलब मैं 72nd बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, हुँ। तो उसके लिए थोड़ा-सा करंट और साइंस का बता दीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न मेरा यही है, ठीक है, कोई करंट और बात नहीं। साइंस। ठीक है, ठीक है। तो इधर पहले 71st वालों से पूछ लेते हैं और कोई डाउट कितने लोगों ने दिया था 71st? एक बार हैंड रेज़ करें। सर एक मेरा डाउट है। हैंड रेज़ करें पहले। हाँ, उसके बाद पूछिएगा। सर ये डीआई में जो जोड़ के जो जिसका 101 आ रहा है वो हुँ। मैंने 100 पे लेके ही बनाया है। आपने तो सही फैसला लिया है। वो 100 पे ही बनेगा, 101 पे नहीं बनेगा। सर तो टोटल परसेंटेज ऐड करके तो 101 आ रहा है ना। नहीं, नहीं, आपको टोटल परसेंटेज जोड़ने की आवश्यकता क्यों है वहाँ पे? उसका कोई यूज़ हो रहा है क्या? उसका कहीं पे किसी भी तरीके से प्रश्न में यूज़ है? हम्म। नहीं है। सर इसमें ये है कि सर जिस क्वेश्चन में डिग्री दिया होता है ना, हाँ, उस क्वेश्चन में शायद ये परसेंटेज में भी देखना होता होगा। हाँ, इसमें तो कन्वर्ट ऐसा कुछ करने में जरूरत है यूज़ ही नहीं होता है। देखने का। यहाँ तो और उन्होंने इस तरीके से कोई यूज़ वाला प्रश्न दिया ही जब नहीं है, आपका सीधा जब आप 100% मान के अब 100% भी क्यों मानना? आप उसको सीधा जो है कि जितना पूछा गया उसका उतना परसेंट आपको निकालना है। डाटा दिया गया है, जेईई का डाटा दिया गया नीट का, तो उसमें आज जो है कि आपको ले लेना है कि पीवाईक्यू में पी का 17% था या 18% जो भी दिया हुआ था। उसको उस डाटा से सीधा आपको उसका 18% कैलकुलेट करना था, आपने तो सही किया, उसमें गलत कहाँ किया है? नहीं सर 18% कैलकुलेट करने पे बेस में नीचे 100 मानेंगे या 101 मानेंगे वो तो देखना पड़ेगा ना। 100 मानेगा। 101 का 18% या 100 का 18%। नहीं, हम क्या करेंगे जैसे कि मान लीजिए कि 5000 है, ठीक हाँ है? 18% बोला गया तो परसेंट तो सीधा अंडरस्टूड है कि 100% मतलब 100 रहता है। यहाँ से घटाएँगे इसको, 18 पंचे 90, तो यहाँ से लेके चलेंगे ना। इसके 2 शून्य को काट दीजिए, उसके बाद जो है 2 शून्य और लगा दीजिए, तो 9000 हुआ इसका मान। तो यही चीज़ आपको करना था ना। तो इसमें ठीक है आपने सर। गलत नहीं किया है, सही किया है। सर तो और एक और ये डाउट बता ये कि था कि जो हाँ, इंडिया और यूरोप का जो ईएफटीए और ये सब था, हाँ, तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ जो हुआ था उसका मैंने ज़्यादा मेंशन नहीं क्योंकि उतना अच्छे से उस पर कमांड नहीं था। मैंने ज़्यादा मेंशन इस पे क्योंकि ईयू का रिलेशन, ईयू के साथ रिलेशन की बात कर रही थी, कह रहा था हाँ, एंड में। हाँ, हाँ, ज़्यादा हाँ, फोकस मैंने ये मदर ऑफ ट्रेड जो हुआ था अभी उसी पे हाँ मैंने जी। फोकस किया है। तो उसमें क्या मिल जाएगा, कैसा नंबर मिल पाएगा? कितना उसमें ईएफटीए के बारे में, टेपा के बारे में हमने कितना लाइन लिखा है? वो सर बस 2-3 ही लाइन लिखा है वो। अच्छा, तो हाँ फिर आप ईयू के बारे में अच्छे से लिखे हैं फिर। हाँ सर उसके बारे में अच्छे से लिखे हैं क्योंकि तो प्रिपेयर करके भी गया था। 12 से 13 नंबर। ठीक है सर। अगर आप सर पूरा और एक हाँ, हेलो अगर सर। लिखते ना पूरा कि वो जितना भी था टेपा था या ईएफटीए था, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंकस्टेन, जो सारा देश था उसके साथ किस तरीके से जो है कि 15 वर्षों के लिए $100 बिलियन की बात की गई है, उसमें 10 वर्षों में $50 बिलियन, उसके बाद फिर अगले 5 वर्षों में $50 बिलियन का दिया जाएगा, 1 मिलियन नौकरी की बात की गई है। सेवा हाँ 1 मिलियन और नौकरी की बात वही लिखा है सर मैंने। हाँ, सेवा और पेशेवर लोगों को जो है कि वहाँ लाने की बात की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन में जो भी नर्सिंग में चार्टर्ड अकाउंटेंसी वगैरह के लोग रहते हैं। ट्रिप्स का भी हम्म, बात किया गया था कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट वगैरह जो जेनेरिक दवा है, उसके बारे में भी हम्म, बात किया गया। 99.6% टैक्स फ्री किया है भारत ने भी, 82.7% लोग उसके जो है कि टैरिफ लाइन को टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसको अगर अच्छे से आप लिखते तो 17-18 नंबर तक आ सकता था, अभी 12 नंबर आएगा। हाँ, ठीक है सर। सर 70th का रिजल्ट कब तक सर एक बात ये था कि जो अभी जो सेशन हो रहा है वो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे जाएगा क्या? क्योंकि सर बीच का कुछ पार्ट में छूट गया था और मैं हाँ, घर ये पे था, कुछ काम था। आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा। आएगा क्या सर यूट्यूब हाँ, पे? हाँ, आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, सारा सेशन ओके रहता है रिकॉर्डेड। ओके ओके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सर 70th का रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है? 70th का रिजल्ट के बारे में अगर चर्चा करें तो देखिए अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है। एम्स से रिपोर्ट अगर आ जाता है तो 7 मई तक, अगर ज़्यादा लेट होगा तो 10 मई तक दे देना चाहिए इनको, क्योंकि उन्हीं वही एक रिपोर्ट है जो मानसिक रूप से रिटार्डेड व्यक्ति होते हैं, जिसको मानसिक दिव्यांग कहते हैं, उनका रिपोर्ट नहीं आया है अभी तक। तो सर ये 7 सब मई तो पहले भी तो होता होगा ना, अभी इस बार इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है इसमें?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो अब इस बार परिवर्तन किया, जो जब इससे पहले वाले चेयरमैन सर थे श्री अतुल प्रसाद सर, तो उन्होंने क्या किया था कि पूरा जितना भी जाँच वगैरह होता है डीक्यू वगैरह का, सो सारा पहले ही करवा के रख लेते थे। इंटरव्यू से पहले ही सारा चीज़ हो गया। इवन कि आपको मेडिकल टेस्ट भी इंटरव्यू के दिन नहीं देना था। आपको मेडिकल टेस्ट कब देना था? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, उसी दिन दे देना था। ताकि आप इंटरव्यू के दिन फ्री होकर के अपना सिर्फ इंटरव्यू दें और जाएँ। और वो जितना भी प्रोसेस होता था, वो पहले करवा के रख लेते थे। उसके कारण क्या होता था, जैसे ही आपका इंटरव्यू समाप्त होता था, उसके 1 आध दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता था। उसके इंटरव्यू समाप्त होने के बाद क्या करना है? सबका मार्क्स ऐड करते जाते हैं डेली आप। आपको एक मीटिंग करनी है, रिजल्ट तैयार करना है, जारी करना है रिजल्ट को, और क्या करना है? लेकिन काफ़ी लेट इन्होंने हो रहा है सर, 72nd का भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है इस हाँ, चक्कर में। ये बहुत बच्चों को दिक्कत हुआ है, 71st मेंस दे रहे थे कुछ लोग, उनको भी समस्या हो रही थी कि सर क्या होगा रिजल्ट? और ऑब्वियस सी बात है, एक उम्मीद के साथ तो लोग रहते ही रहते हैं। 72 बीपीएससी का प्रिपरेशन भी हैम्पर हो रहा है, कुछ लोग को यूपीएससी देना है, करियर में आगे बढ़ना है, उनका भी बहुत सारा उम्मीद जुटा हुआ है, डेली कुछ ना कुछ मैसेजेज आते रहते हैं। तो ये अच्छी बात तो नहीं है कि इस तरीके से डिले करना चाहिए था किसी रिजल्ट को। वो भी कुछ व्यक्ति के कारण, जो 5-7 लोगों का एक प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया को आप पहले करवा लेते, तो ये स्थिति नहीं बनती बात। तो एक यही प्रश्न अपडेट। सर मेरा था, हाँ, जी बताइए। डीआई वाले में सर वो जो रेशियो निकालना था, उस रेशियो को पूरा क्लियर अब कट नहीं लेट किए हैं सर। लेट ज्वाइन किए हैं विकास शायद, इससे पहले ही सारा ये सब तो चर्चा कर ली। जी सर, थोड़ा लेट हो गया था, कुछ अच्छा, अच्छा। काम था सर। आपने तो दिया है ना, 70 का इंटरव्यू भी दिया है ना? जी 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 सर। ये सिंचाई विभाग में जॉब करते हैं? जी सर। अच्छा, अच्छा, हाँ, याद है। तो उसमें सर रेशियो को पूरा क्लियर कट नहीं किया गया है, तो कोई दिक्कत होगा सर उससे? फाइनल आंसर तक पहुंचे थे कि नहीं? पूरा कट कर, अच्छा पूरा नहीं कट किए हैं? जी नहीं सर, नहीं, एक रेशियो बार का सर। मतलब देखिए, देखिए, सुनिए, रेशियो का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 15:12। इसका क्या निकलेगा रेशियो? जब 3 से घटाएँगे ना, फिर लास्ट में भाग देंगे ना जी 3 से। सर। 3 पचे 15 और 3 चौके 12। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं रहना चाहिए। रेशियो तो पूरा कट करना होता है। वही मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। 5 नंबर दे देगा, अगर यहाँ तक पहुँच गए होंगे, सिर्फ 5:4 लिखना बाकी रह गया, तो 5-6 नंबर तक भी दे सकते हैं। एक डिजिट सर 3 फैक्टर आ रहा था, तो उससे हम कट किए जल्दी जल्दी, लेकिन सर उसके आगे फिर हो ही नहीं रहा था, तो छोड़ के बढ़ गए। 5 नंबर का उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सर। रेशियो रेशियो का मतलब ये होता है कि उसके बीच में कुछ कॉमन नहीं रहना चाहिए। जी उसी को सर, वो रेशियो तो करना बोलते हैं। चाह हाँ, रहे थे सर, लेकिन कोई वहाँ हो ही नहीं पा रहा था। और वो एक बार में सर हम लोग निकाल लिए थे सारा हाँ। कैलकुलेशन, इसके वजह से। नहीं तो सर उसका परसेंटेज अगर अलग करके और वो जो पार्ट था अलग से लिखते, तब तो वो कट जा रहा था। हुँ। लेकिन एक जगह पे चार्ट में निकाले हुए थे, तो उसी को पुट अप करते जा रहे थे। उसके बाद सर कटाने में थोड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा। और वो 101 वाला तो हम लोग तो 100 लेके ही सोल्व कर दिए सारा। नहीं, 100 सही है, वो गलत नहीं है। क्योंकि आपको किसी चीज़ का परसेंटेज पूछा जा रहा है, हम आपसे पूछें कि 100 का 20% कितना होगा, आप कैसे निकालेंगे? सीधा जी सर। 100 गुना 20/100, 2 शून्य को घटाएँगे यहाँ से, 20 इसका आंसर आएगा। अब आप इसमें जी पूछेंगे कि 101 इसके बेस में क्यों डालेंगे? परसेंटेज का मतलब ही होता है बटे 100। सिंपल है, उसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, उससे आंसर भी आ ही जा रहा है। समस्या तो कहीं नहीं है 100 में। ठीक है? तो यही किए हैं सर, वो थोड़ा रेशियो में टाइम ले रहा था, इस वजह से छोड़ के फिर कोई आगे नहीं, निकल गए। होता है, वो तो है, सबके साथ होता है। किसी बच्चे का ऐसा तो नहीं हुआ है ना, कोई लॉन्ग क्वेश्चन छूट गया या शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा छूट गया? किन्हीं के साथ ऐसा कुछ हुआ है? तो छूटा नहीं है सर, कॉम्प्रोमाइज हुआ है शॉर्ट। कंप्रोमाइज़ हुआ है ना, छूटा नहीं ना? नहीं सर। नहीं, फिर ठीक है। छूटा नहीं है सर, करेंट वाले सेक्शन में थोड़ा सा हुआ है, और जो हिस्ट्री वाला है वो तो सर पूरा लिखा गया है। हिस्ट्री तो फिर आसान था। तो खैर कोई नहीं, कंप्रोमाइज़ भी हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन छूटना थोड़ा-सा नेगेटिव जाता है, क्योंकि अगर आपने दूसरा सेक्शन बहुत अच्छा नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत होने लगता है। लेकिन अगर आपने लिख दिया है, कंप्रोमाइज़ करके भी लिखा है, तो फिर 1-2 क्वेश्चन अगर छूट जाता है ना शॉर्ट का, तो बहुत परेशानी की बात नहीं है। हम 3 क्वेश्चन तक लेके चलते हैं कि 21 नंबर का या फिर 20 नंबर का किसी का छूट गया। इवन कि 30 नंबर तक भी अगर छूटा है किसी का और दूसरा सेक्शन में आपने अच्छे से लिख दिया है, तो फिर रिज़ल्ट आ जाता है। हाँ, उसके लिए प्रॉब्लम ये होता है कि उसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, नहीं तब दिक्कत हो जाता है। हमने देखा है, फाइनल सिलेक्शन होते हुए देखा है कि 38 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन छूटने के बावजूद, कंप्लीट 38 मार्क्स का पूरा छूट ही गया था, उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है। लेकिन
यही था कि फिर इंटरव्यू में बहुत बेहतरीन मार्क्स लाई थी लड़की और सिलेक्शन हो गया। तो हो जाता है 38 मार्क्स तक तो मैंने देखा है। डीआई में भी कई बार बहुत बच्चों का गलत हुआ है। इसी बार मेंस में 70 के मेंस में बहुत सारे बच्चों का डीआई गलत है और वो इंटरव्यू दिए हैं। बहुत सारे बच्चों का 70th में चूँकि मेंस डीआई था भी वैसा, तो वो सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कि जैसे छूट जाए तो दूसरे सेक्शन में आप अच्छे से लिखे हों, तो उसको वहाँ से कंपनसेट हो जाना चाहिए बस। और इंटरव्यू का तैयारी धीरे-धीरे जो है कि आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग भी अपना सेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही जल्द आपको जो है कि ये इंटरव्यू का सारा सेक्शन आपको दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय तक से जब तक आप तैयारी करेंगे नहीं तो फिर लास्ट में जो है कि वो बेनिफिट मिल नहीं पाता है। जो लोग क्लास किए हैं वो बता भी सकते हैं। कौन थे अभी? सर 72 बीपीएससी का बताइए। हाँ, बता रहे हैं। विकास आप तो थे लंबे समय से पिछली बार इंटरव्यू क्लास में? जी सर, हम लोग जुड़े हुए थे सर, लेकिन थोड़ा सा कुछ बीच में सर दिक्कत आया था और वो रिजल्ट के कारण जो सर डिले नहीं हो रहा था, हुँ। उसके वजह से सर हम लोग थोड़ा सा सोचे क्या कि इधर का तैयारी कर लेते हैं इसके वजह से। लेकिन सर जरूरी है कि इंटरव्यू का साथ में किया जाए सर, और ये चीज फील हुआ सर लास्ट में जाके हम लोग को। लास्ट में फिर क्या होने लगा? लास्ट में सर लग रहा था कि इस चीज को कंटिन्यू अगर किया जाता पहले से तो और ज्यादा बेटर किया जा सकता था। हाँ, बीच में जो आप छोड़ दिए थे ना बीच में क्लास, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए था। जी स्टार्टिंग सर। में ज़्यादा नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ही समय दीजिए, ज़्यादा जी नहीं सर, देना। हम लोग सोचे सर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर अपना जैसे होता है वैसे किया जाएगा, लेकिन ये सर थोड़ा गलत डिसीजन था। तो वही कहना है कि अभी से ही जो है ना धीरे-धीरे थोड़ा देखते रहिए इंटरव्यू को, तो वो फिर आपको बेनिफिट कर जाएगा। अब जी सर। बढ़ते हैं 72 बीपीएससी की ओर। सर एक और डाउट है सर हाँ, प्लीज। हाँ, बोलिए। 2 मिनट। जैसे पंकज पंकज सर का बोर्ड कितना कैसा मार्क्स देता है? पंकज सर के बोर्ड में कैसा मार्क्स मिलता है, ये तो टोटली डिपेंड करेगा सबसे पहले आपका इंटरव्यू कैसा गया है। सर वो इंटरव्यू में मतलब एक पॉइंट पे काफी देर तक चला और मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया उनको अपने आंसर से। उन्होंने पूछा था कि ये अग्निवीर का स्कीम जो है हुँ, वो पुलिस विभाग में क्यों नहीं लाया जा सकता है। अच्छा, तो आपने क्या बताया? फिर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव्स बताया और फाइनली मैंने ये कहा कि सर एक जगह है तो उसका केस स्टडी देखना चाहिए। 10 साल का 10 साल के बाद अगर वो सही से काम करता है तो उसको और जगह लगाना चाहिए। तो फिर वो लोग आपस में ही बात करने लग गए हाँ, कि 4 साल के नौकरी के बाद घर भेज देते हैं तो इसमें तो कोई लड़की भी नहीं देगा। और दूसरी बात कि आर्म्स की ट्रेनिंग हो जाती है तो बिहार में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि वो बागी बन जाते हैं, हथियार उठाने लग जाते हैं छोटी छोटी बात पे। तो वो हो सकता है। तो और फिर आपस में ही बात करने लग गए और मुझे बोलने का मौका भी नहीं मिला। और फिर वो कहने लग गए कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा में उसको सीमा पे खड़ा कर दे रहे हैं तो उसको इंटरनल सिक्योरिटी में क्यों नहीं ला सकते हैं। तो शायद मेरे आंसर से वो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो अब नहीं मैं सोच आपको रहा हूँ कितना इसका नंबर दे इसका पाएंगे। इसका जो आंसर होगा भी ना तो वो ज़्यादा जो है कि नेगेटिव टर्म में ही जाएगा क्योंकि आप किसी व्यक्ति को 4 साल के लिए पुलिस में रखते हैं, उसके बाद हम्म आप उसको वहाँ से फायर कर देते हैं, उसके बाद ना जॉब हम्म सिक्योरिटी बचा है, ना उसके पास ऐसा एज बचा हुआ है, आप जिस एज में लेते हैं 18 साल के बच्चों को या 22 से 20 साल 22 साल तक के बच्चों को, वो बच्चा ना हम्म अपना पढ़ाई पूरा कर पाया है, ना उसको जॉब ठीक से मिल पाया है, 4 साल का जॉब कोई जॉब तो होता नहीं है। आप हम्म सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है कि उसको बहुत सारे जगह पे है कि दिया गया है कि 10% आप सीआईएसएफ में चले जाएँगे या फिर जो सीएपीएफ में चले जाएँगे। ये अलग-अलग राज्य सरकारों ने उसे व्यवस्था दिया है, हरियाणा ने भी बोला है कि हम जो है कि अपने हम्म पुलिस की भर्ती में उसको एडॉप्ट कर लेंगे। तो अब बिहार पुलिस से अगर निकाल देते हैं लोगों को इस तरीके से अग्निवीर बिहार पुलिस अग्निवीर बनने लगता है तो उसको कहाँ आप एडॉप्ट करेंगे? जब आप एडॉप्ट नहीं कर पाएँगे उसको, उसकी जवानी उसमें चली जाएगी। सही बात उन्होंने कहा कि कोई बेटी नहीं देगा, शादी नहीं होगा। बिहार जैसे स्टेट में तो ये फ्यूडल स्टेट है, ऐसा होता ही है। उसके बाद वो सबसे बड़ी बात है कि उसके पूरी जीवन का आजीविका का क्या होगा? इसका बड़ा प्रश्न बनेगा। वो तो कुछ ना कुछ छोटे-मोटे आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित वगैरह होंगे ही होंगे। अब हम्म बहुत छोटी बात है कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड वगैरह या अलग-अलग जगहों पे वो अपना नौकरी करने के लिए जाएँ। तो कि उस हम्म वैसे सिक्योरिटी एजेंसी में तो सीधी भर्ती होती नहीं है, तो फिर बिहार पुलिस में उसको ऐसा कौन-सा ट्रेनिंग मिल जाएगा या स्किल सिखाया जाएगा? तो ये वाला पक्ष जो है कि ज़्यादा रखना था आपको इंटरव्यू में और वो जो आपने उसका पॉजिटिव्स बताया, तो पॉजिटिव्स कम है कि बिहार सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा।
लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ एक चीज नहीं होता है, वेलफेयर भी जो है कि सरकारों को करना होता है, और वेलफेयर के साथ साथ जो जॉब सिक्योरिटी है गवर्नमेंट जॉब में, वो भी एक पक्ष को रहता है। आपको इस तरीके से देना चाहिए। कोई बात, एक ही आंसर था जिसको सेटिस्फाई नहीं हुए, तो और कुछ था? सर स्टार्टिंग में भी जैसे अब मैं आईटी सेक्टर छोड़ के आया हूँ, हाँ। तो उसके पूछ रहे थे कि इधर क्यों आना चाह रहे हो, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। पहले तो जो सब लोग बोलते हैं कि मातृभूमि की सेवा करनी है, इस तरह की बातें मैंने कही जो मैं प्रिपेयर कर गया था। फिर वो कहे कि नहीं नहीं, कुछ और बताओ। तो फिर मैंने बहुत सारे चीज़ें बताई हैं, जैसे कि इस बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है यहाँ पे, और एंड में तो मैंने ये भी कह दिया कि बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी और मेरे पास ऐसा मौका था, मेरा मन भी था, तो ये भी एक रीज़न था 70 में। हाँ। तो उसके बाद भी वो कह रहे थे कि नहीं, मज़ा नहीं आया। तो अब मैं क्या ही कहूँ। उसके बाद फिर मैंने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, देखिए, प्रैग्मेटिक आंसर देना होता है। इसमें तो नेहा मैम भी बहुत बात बताएंगे, चूंकि नेहा मैम प्रोफेसर हैं, तो वो सारे बच्चों से मिलते रहती हैं। तो प्रैग्मेटिक आंसर देना होता है हमेशा ही। आपको जो है कि एक डिप्लोमेटिक और प्रैग्मेटिक आंसर एक ऑफिसर को देना ही पड़ता है, जिसमें कि आप थोड़ा थोड़ा चूक गए हैं। कोई नहीं, ये अगर एक दो ही हुआ है ऐसा, तो कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है। मैम कुछ बोलना चाहें अगर इस पर? बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब हर बात में वही है थोड़ा-सा उज्ज्वल जी, दोनों चीज़ें जब इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें क्वेश्चन आ रही है ना, तो वो जो कोर पकड़ना चाह रहे हैं आपसे, आप उनका वो जो कोर रिक्वायरमेंट है सैटिस्फाई कर दीजिए। आपको उसमें डिप्लोमेट होना ही पड़ेगा। एक साथ आप दिखाइए कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल जो मेरी रियल ऑथेंटिक रीज़न है, जिन बार-बार ये नहीं कि वेलफेयर के लिए आ रहा हूँ ये चीज़, तो वो आपने लास्ट में थोड़ा कवर करने की कोशिश की कि वैकेंसी थी इसलिए मुझे लगा। लेकिन उसके साथ-साथ आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि नहीं, 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 अगर इसको किसी ऐसी परिस्थिति में भी रखा जा रहा है डायलेमा वाले सिचुएशन में, तो ये बैलेंस आउट करके निकल जा रहा है। तो ऐसी क्वेश्चन का इरादा सिर्फ इतना ही होता है कि आपकी पर्सनैलिटी देखी जाए, उनको आंसर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उनको जी सिर्फ मैम। मतलब होता है कि आप कैसे अपने सिचुएशन में बातों को सैटिस्फाई करा पा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप एक कुर्सी पे रहेंगे ना, जब आप जाएँगे पदाधिकारी रहेंगे, तो आपका हर एक समय यही एक चैलेंज रहेगा कि सामने वाले पर्सन को आप किस तरीके से कन्विंस कर पा रहे हैं। जी बहुत जी मैम। ज़्यादा आप आंसर क्या कर रहे हैं, उनसे उनको अटैचमेंट नहीं रहती है। हम्म। हर एक व्यक्ति का अपना एक पर्सनैलिटी लेके जाता है, उनकी एक अलग आंसर होती है, जैसे सर बार-बार जो कह रहे हैं कि अभी से ही आपको तैयारी में लगना होगा, इसका एक सबसे मेन कारण यही है कि आप इंटरव्यू में पूरी पर्सनैलिटी को एक परफ़ॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी नॉलेज को परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो हो गई है। आपको और एक पर्सनैलिटी तैयार करने में एक लंबा समय लगता है। हम धीरे-धीरे, ब्रिक बाय ब्रिक उसको डेवलप करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक दिन में कुछ चीज़ें हैं कि एक फिक्स डाटा है, सेट है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको परफ़ॉर्म करके आ जाएँगे। कई बार ऐसा होता है कि हर चीज़ें हम पढ़ के जा रहे हैं और हमसे उसमें से कुछ नहीं पूछा जा रहा है। इसमें बहुत हुआ कि कुछ लोगों का तो ऐसे हुआ कि बिल्कुल इंटरव्यू सेक्शन से ही पूछा क्वेश्चन आ गए। तो 60%, 70%, 40% किसी और से पूछा जा रहा है, उनको उन्होंने सुना, तो वहाँ से आ गए। तो इस तरीके के डाइवर्स सिचुएशन आ सकती है। इसलिए हमें प्रिपेयर इस तरीके से होना होता है कि हमारी पर्सनैलिटी नहीं खट जाए। हम क्वेश्चन तैयार करके जाने की उम्मीद में मेंस तक रहते हैं। इंटरव्यू की खास बात है कि आप क्वेश्चन के साथ अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं। तो उसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है, जो कि थोड़ा-थोड़ा करके आप डे बाय डे जैसे सर ने बोला कि ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे ही सही, तो होता है ना ब्रेकफ़ास्ट की तरह उसको इंक्लूड कीजिए, डिनर लंच छोड़ दीजिए अभी। ब्रेकफ़ास्ट की तरह हल्का-हल्का लीजिए और निकलते जाइए। लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ बहुत एक्स्ट्रा लिया है, और पता चलेगा कि एक दिन बहुत एक अच्छी ओपिनियन तैयार हो गई है आपकी। किसी भी क्वेश्चन पे आपको ओपिनियन बेस्ड, आपने इसी बार देखा होगा इंटरव्यू में, बहुत सारे क्वेश्चन सिचुएशन में रख के एक बच्चे का तो पूरा-पूरा इंटरव्यू ही डीएम बना के और उनको डीवाईएसपी बना के निकाल दिया गया। तो इसी तरीके से आपको सिचुएशन में रखा जाएगा, और सिचुएशन में तब आप आंसर कर पाते हैं, जब बहुत सारे समय से आप काम कर रहे होते हैं उस चीज़ों पे, अपनी मेंटालिटी पे, अपनी बोलने के तरीके पे, अपने कन्विंस करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी भी नॉलेज है, उसको रख कैसे पा रहे हैं उस पे, तब जाके ये सब चीज़ें निकलती है। तो इसमें कहीं न कहीं जो सर बता रहे हैं कि प्रैग्मैटिक के साथ-साथ डिप्लोमैटिक, ये एक अपने आप में चैलेंजिंग चीज़ है, इसको सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए है कि आप डायरेक्ट आंसर थोड़ा-सा कर दिए, इसलिए वो अनसैटिस्फाई लग रहे थे। थोड़ा-सा आप डिप्लोमैटिक किए होते, तो उनको लगता है कि नहीं, 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 आप एक अधिकारी की तरह आंसर कर रहे हैं। चूँकि उनको मालूम है कि आप क्यों आ रहे हैं। स्टिल और पंकज सर का बोर्ड था। अगर पंकज सर का बोर्ड था और ये 2 ही प्रश्न इधर-उधर हुए हैं, तो आप मान सकते हैं कि इस
70 से 75 का रेंज आपका रह सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि अब चूँकि पूरा इंटरव्यू तो आपका मैंने सुना नहीं, जिन भी बच्चों ने इंटरव्यू दिया है और वो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो एक तो ये है कि अभी आप रुकें, हम लोग अभी बैठे हुए हैं, आपसे पूरा बात करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आपको बता देंगे कि किस तरीके से कितने मार्क्स वगैरह आ सकते हैं। या दूसरा है कि ट्रांसक्रिप्ट अगर आप भेज देते हैं, तो उससे भी बहुत बच्चों को तो बता भी दिया गया है, पूरा डिटेल बताया भी गया है, उन्होंने अपना ट्रांसक्रिप्ट भेजा है, उसको बताया गया है कैसे-कैसे मार्क्स आ सकते हैं, क्या टेक अवेज वगैरह है इंटरव्यू के, तो पूरा बता देंगे हम लोग। सर एक प्रश्न था मेरा भी। हाँ। मेरा हाँ, हाँ, सर बोलिए। मुरली प्रसाद सर के बोर्ड में था। हाँ। तो अभी तो सर उनके बारे में कुछ ऐसा अवधारणा बनाना कि किस प्रकार का नंबर मिलेगा सर। एक ऐसे तो सर मेरा ज़्यादा हाँ। हम सर इधर से ही आप लास्ट टाइम जो सर मॉक दिए थे, तो उस टाइम सर बताए भी थे आपकी ज़्यादातर फोकस करना इधर जॉब के बारे में और उस साइड का, तो हम इस चीज़ को सर बता दिए थे शुरू में ही। तो फिर सारा चले गया सर वैसे ही जल संसाधन पे। अच्छा, गुड। जी सर। तो लास्ट में एक प्रोफेसर साहब थे, थोड़ा एजेड थे, वो एक ही क्वेश्चन हमसे किए वो ऑब्जेक्टिव में हाँ। हिस्ट्री से, और वो सर हम थोड़ा मिस कर गए सुनने में, तो उसमें हम सॉरी बोल दिए सर। चूंकि सारा चीज अच्छा चला था तो हम सोचे ज्यादा इसमें ये करने से ठीक नहीं, तो सॉरी बोल दिए सर एक प्रश्न में लास्ट में। बहुत अच्छा अप्रोच है तुम्हारा, जो तुमने ये काम किया ना कि सारा पहले ही बता दिया कि हम वर्किंग है सिंचाई डिपार्टमेंट में, और तुमको डिपार्टमेंट का नॉलेज बहुत अच्छा था। जी सर। तो वो डिपार्टमेंट से ही सारा सर पूछे, और एक और भी सर थे, तो वो सर ये फाइल डीलिंग के बारे में, उसके बाद फिर इतना जो लेट लतीफी चल रहा है, तो ये सब तो सर करके गए थे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद सर ओवर हो गया। अब क्या मार्क्स रहता है सर? नहीं, अगर सिर्फ डिपार्टमेंट के बारे में मैक्सिमम इंटरव्यू अगर चला है ना, सही से अगर आपने आंसर कर लिया होगा, तो 80-85 के आसपास मार्क्स आ जाएंगे आराम से। और सर वो हेलो। हिस्ट्री का एक था, उसमें सर वो सॉरी बोलना पड़ा। एक ही प्रश्न में सॉरी बोलना पड़ा ना लास्ट में? जी सर, वो भी फैक्ट था सर। अच्छा, फैक्ट में तो फिर कोई समस्या नहीं है बहुत ज्यादा। एक ही प्रश्न में अगर सॉरी बोले, अगर आपने आपका इंटरव्यू पूरा डिपार्टमेंटल गया, जैसा मैंने बताया था कि आपको शुरू में ही अपने परिचय में कहीं ना कहीं इंक्लूड कर देना है कि आप जी जो है कि सर। वर्किंग हैं, अगर ऐसा किए हैं तो बहुत बेहतरीन है। 80-85 का रेंज रह सकता है आराम से के पास। हाँ 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 जी, सर बोलिए। मेरे भी सर एक हाँ। डाउट सर क्वेश्चन है। हाँ हाँ। सर हाँ। सर मेरा सर दीप्ति मैम के बोर्ड में था। ओके। हाँ तो सर जैसे मेरे पहले बैकग्राउंड वगैरह पूछा, हाँ। फिर मैम को मैंने जॉब का बताया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं उन्होंने गाजियाबाद वगैरह मतलब मेरा पूरा बैकग्राउंड पहले पूछा। फिर सर वो मैम भी काफ़ी इंटरेस्टेड दिख रही थी, तो उन्होंने सर पूरा मेरा जो नहीं चला और कुछ चला ही नहीं उसमें, ऑपरेशन सिंदूर तक लेके गए, कोस्टल सर्विलांस मैंने बोला था तो इंडिया के कोस्ट पूछने लगे। फिर सर बाकी मेरे हिस्ट्री वगैरह तो पूछा ही नहीं, पूरा डिपार्टमेंट पीएसयू प्राइवेटाइज क्यों करना चाहिए, क्यों, क्या आगे प्रोस्पेक्ट है वगैरह वगैरह। तो सर इसके बाद सर ना मेरे से हिस्ट्री पूछा ना बिहार का पूछा, तो मुझे सर डाउट लग रहा था मतलब सिर्फ डिपार्टमेंट पे ही चला है। और मैंने सर मतलब उसमें कुछ सॉरी वगैरह तो बोला ही, मतलब अब बोलने का मौका ही नहीं मिला था, हाँ। क्योंकि सारे मतलब मेरे कोर एरियाज ही थे, तो मुझे फिर समझ नहीं आ रहा था सर कि क्या कैसे है। नहीं नहीं, देखिए अनुराग, आप वही है ना जो गाजियाबाद में वर्क करते हैं और आपने अवार्ड वगैरह भी जीता है अपने वहाँ पे। हाँ 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 हाँ। आप तो हाँ बहुत हाँ अच्छे हाँ हाँ सर कैंडिडेट, हाँ। बहुत बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं आप, कोई डाउट नहीं है। दीप्ति मैम ने जो सवाल पूछा है वहाँ पे आपको सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिला है ना, आपने कहीं सॉरी भी बोला है? हाँ आप आपसे जो आपका जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया, आपने उसका अच्छे से आंसर किया है? आपसे जो आपके डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था उसका आपने अच्छे से आंसर कर लिया था ना सारा? अनुराग, सारा सारा किया था सर, सारा सारा कर दिया, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सारा दीप्ति सारा मैम आंसर सर हाँ बेहतरीन रहा है। 80
80+ में जरूर सर मार्क्स देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आपको जिस लेवल का डिपार्टमेंट का अच्छा। नॉलेज था ना, वो मतलब ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिसको कि इस लेवल का डिपार्टमेंट का नॉलेज रहा हो। जब विकास भी था तो वो धीरे-धीरे तैयारी करते-करते सिंचाई विभाग के बारे में बहुत सारा प्रश्न इनसे जब पूछा गया था मॉक में, फिर इन्होंने अपना इतना पढ़ के सिंचाई विभाग को रखा कि उनको उनका बेनिफिट मिल गया और आपको पहले से ही सारी चीज़ों का नॉलेज था, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में भी कोई सारे अवार्ड्स वगैरह जीत चुके थे। तो वेल बिल्कुल, डन। बिल्कुल सर। हाँ मैं मैम याद बताइए। कर पा रही हूँ, मैं भी विकास जी को याद कर पा रही हूँ। तो लास्ट में जब इनकी मॉक हुई थी, एग्ज़ैक्टली आपने वही सिंचाई विभाग के लिए इनको तैयार किया था कि आप अपने विभाग के लिए बहुत बेहतरीन तैयार हुई है। और वो चीज़ें ये इंटरव्यू में होता है ना, एक दिन से लेके अगले दिन थोड़ा इम्प्रूव किया, अगले दिन से अगले दिन थोड़ा इम्प्रूव, ऐसे करते-करते इन्होंने बहुत एक अच्छी ऊँचाई ले ली थी और उनका सीधा इफ़ेक्ट इनको इंटरव्यू में दिखा। इनके डिपार्टमेंट से ही इनको रखा गया और बहुत बेहतरीन आंसर इन्होंने भी, जैसा बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, अच्छा आंसर करके आए हैं। और अनुराग जी का तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, काफ़ी पहले से इनके बेहतरीन नॉलेज थे। जब ये अपना शेयर किए थे एक्सपीरियंस, तब भी हम लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी बात रही कि इनका उसी सेक्टर में इनको रखा गया, जहाँ पे इनको बेहतरीन नॉलेज था। तो हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा आंसर कर गए होंगे अनुराग जी आप। और मैम एक हाँ मैम, मैंने तो किया था सारा आंसर। मैम मैम और मैम एक्चुअली दीप्ति मैम को मे बी पता था या क्या, मैम उन्हें आइडिया थी, मैम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उन्हें तो अच्छी आइडिया थी, तो उन्होंने खुद ही पहले पूछ लिया था कि आप गाज़ियाबाद में हो, तो उनको मतलब पता नहीं क्या है, उनको मे बी पता हो, तो वो काफ़ी इंटरेस्टेड थी, वो डायरेक्टली पूछ रही थी, इनको कोस्ट से रिलेट करके उन्होंने पूछा कोस्ट कि इंडिया का कोस्ट क्या है, फिर यस पूछे थे मैंने इंडिया को कोस्ट से, फिर एक अनुराग अनुराग जी आपकी आवाज़ थोड़ी आपकी स्लो आ बेल रही और है। BHEL में भेल में आपकी आवाज़ एक जो थोड़ी मेंबर स्लो थे आ ना रही सर। है। हुँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। आप हेडफ़ोन हटा लें, जो भी लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट। था कि जो सर ना पैनल में, यस। मतलब वो पैनल में एक सर, एक सर ने सर वो कंफ्यूज किया था वो BHEL बेल और BEL में, तो उन्होंने एक सर न्यूक्लियर रिएक्टर का वो टरबाइन टरबाइन से रिलेटेड पूछ लिया था, ऑपरेशन टरबाइन कैसे चलती है, तो सर टरबाइन का वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की टरबाइन कैसे बनाते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं थी, तो मैंने बोला सर मैं BEL में हूँ, तो बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कंफ्यूज कर गए थे BHEL में, फिर मैंने उन्हें बताया कि सर BHEL में टरबाइन बनाते हैं, तो बोले अच्छा अच्छा ठीक है कोई नहीं। नहीं तो उससे कोई बात नहीं है, देखेंगे वैसा प्रश्न तो। और बहुत अगर सिर्फ इस पे गया है ना अनुराग, कि आपके जॉब से पूछा गया और आपने जॉब में सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया है, जैसा आप बता रही हैं कि मैम को काफ़ी डेप्थ में नॉलेज था और आपने भी आंसर उस लेवल का किया है, फिर बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे इंटरव्यू में आपको। और जो आप डिज़र्विंग पोस्ट चाह रहे थे, चूँकि आप अच्छा बहुत अच्छे पोस्ट पे पहले से ही वर्किंग है, आपकी सैलरी भी बहुत हाई है वहाँ पे, बहुत अच्छा वेल सेटल जॉब भी है आपका। तो आप जो हाँ डिज़र्विंग पोस्ट हाँ चाह रहे हैं बीपीएससी में वो मिले, तो होप्स हो कि आपको मिल जाएगा एसडीएम वगैरह जो आप चाह रहे थे। आपकी तैयारी इस लेवल की थी पहले से भी और इंटरव्यू फ़ेवर कर गया, सीधा फ़ेवर किया आपको। देखिए, यूनिक क्या होता है ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पूछते-पूछते इंटरव्यूअर का भी दिमाग बोर हो गया रहता है, अगर लेमन लैंग्वेज में बोले तो उनको भी चाहिए कुछ यूनिक चीज़। तो आप लोग जैसे जॉब वगैरह वाले लोग मिलते हैं, उनको यूनिक होता है कुछ। जैसे आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क कर रहे थे, तो ये तो बहुत ही अलग तरीके का सेक्टर है, इस समय तो बहुत कम बच्चे जाते हैं। और मैम का होगा, कोई परिवार के लोग होंगे जो उसमें जॉब करते होंगे, उनको नॉलेज होगा, बहुत अच्छे से तो पूछ लिए होंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी मैम पढ़ती-लिखती रहती हैं बहुत, दीप्ति मैम तो, उनको बहुत चीज़ों का आइडिया है। वो ये बहुत अच्छी बात रही है। तो अब जो बच्चे हैं उनके लिए 72 वालों से बात कर लेते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यू वगैरह का एक्सपीरियंस अगर कुछ जिनको कुछ शेयर करना है, तो उनके उसके बाद जो है कि उनसे बात करेंगे। क्योंकि 72 वाले बच्चे बहुत देर से वेट कर रहे हैं।